बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती, पॉजिटिव और बहुत ही ग्रेटफुल मॉर्निंग के साथ जुगन काज़िम आपके सामने हाजिर है। ग्रेटफुल क्यों? क्योंकि व्यूअर्स, आज काम पे आते हुए मैं सोच रही थी कि अल्लाह का कितना करम है कि हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। हम सांस भी ऑन आवर ओन ले रहे हैं, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन जब हम ब्लेसिंग्स की बात करते हैं तो उसमें सूरज, चांद, सितारे, फल, सब्जियां, दरिया, पानी, बेशुमार नेमतें शामिल हैं। उन नेमतों में से एक ऐसी नेमत है जिसके बारे में बात करना आज मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए क्योंकि डाइटिंग का ज़माना है, वज़न कम करने का ज़माना है, हर कोई ऑब्सेस्ड है कि हमने वेट लॉस करना है, और फिर अगर वेट लॉस नहीं भी करना तो लाइफ़स्टाइल को अपने चेंज करना है। और जब लाइफ़स्टाइल चेंज करने की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े फूड ग्रुप्स को और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डाइट से निकाल दिया जाता है। अगर हम ग़िज़ा की बात करें तो ग़िज़ाइयत से भरपूर एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत से बेनिफिट्स देती है, और वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो दूध की बात करना चाहूँगी। दूध एक इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, आपको एनर्जी देता है, आप उसको एक कंप्लीट मील की तरह ले सकते हैं। खाने की ऑलमोस्ट हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है दूध, और या दूध से बनी हुई अज्जा। अब दूध तो अपनी जगह हुआ, उसमें दही भी आती है, मक्खन भी आता है, उसमें लस्सी आती है, देसी घी भी इंक्लूडेड होता है, और ये सारी चीज़ें हमें एक्टिव रखती हैं। हमारे बुज़ुर्ग इन चीज़ों का वाफिर मिक़दार में इस्तेमाल करते थे। सुबह उठ के दूध पीते थे, दूध का इस्तेमाल करते थे। रात को सोने से पहले अक्सर लोग जो हैं थोड़ा सा गर्म करके दूध, उसमें शहद डालते थे, बादाम पीस के डालते थे, और थोड़ी सी हल्दी डालते थे, ताकि बॉडी जो है उसको एनर्जी भी मिले और ग़िज़ाइयत भी मिले। आजकल बच्चे दूध नहीं पीते तो बड़ों को दूध पिलाने की तरफ हम कैसे लेके जाएं? मदर्स को चाहिए कि बचपन में जब एक दफ़ा मदर फीड से बच्चा उतर आता है तो बच्चे की ज़िंदगी में दूध और दूध से बनी हुई अज्जा ज़रूर रखें। अब ऑब्वियसली दूध से कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है, और हम इससे रिलेटेड अभी थोड़ी देर में बात भी करेंगे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, और अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो फिर वो क्या करे। लेकिन अगर आपको दूध या दूध से बनी अज्जा से एलर्जी नहीं है, वो आपको सूट करते हैं, तो उनका ज़रूर इस्तेमाल करें। अब जैसे कि अगर मैं दूध का पूरा ग्लास पी लूँ तो मेरा पेट जो है वो चल जाता है, पेट ख़राब हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं दही का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ, देसी मक्खन का इस्तेमाल करती हूँ, चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। ये सारी चीज़ें दूध से बनती हैं, और मेरे स्टमक में मतलब उससे कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर डायरेक्टली दूध नहीं पी सकते तो कम से कम दूध से बनी अज्जा को तो इस्तेमाल करें। अब दूध में इन इट सेल्फ क्या बेनिफिट्स होते हैं? कैल्शियम की एक बेहतरीन सोर्स है, यानी कि हमारी हड्डियों के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। हमारी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करती है टू अ लार्ज एक्सटेंट। अच्छा, दूध जो है वो मोटापे को भी रिड्यूस करती है। कैसे? अगर भूख लगी है तो दूध का ग्लास पी लें, या स्किम मिल्क का ग्लास पी लें जिसमें फ़ैट का कंटेंट कम होता है, आपका पेट भर जाएगा। लेकिन अगर आप फ्राइड और अनहेल्दी चीज़ों की तरफ जाएंगे तो वो आपके ऊपर नेगेटिव असरात करेंगे। आपके दांतों को हेल्दी करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लाता है। दूध बाय द वे सिर्फ खाने में नहीं, लगाने में भी बड़ा बेनिफिशियल है। लैक्टिक एसिड, जो अक्सर लैक्टिक सिरम भी लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं, वो डिराइव किया जाता है दूध से। इसके साथ साथ डायबिटीज़ की रिस्क को भी कम करता है। वेट लॉस और वेट गेन दोनों के एम्स और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। आपके कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी कि आपके दिमाग की हेल्थ के लिए भी ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। अब बात करते हैं दही की, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दूध और दही का ही इस्तेमाल होता है। अगर दही की बात करें तो ये प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे पेट, हमारे निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहले क्या कहा जाता है कि दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, केले का इस्तेमाल करें, खिचड़ी। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स में ही एक ये चीज़ शामिल है, दही, जो हमारे पेट को बड़ा कंफर्ट देती है, बड़ा सुकून देती है अगर हमारा पेट किसी भी इशू या प्रॉब्लम से गुजर रहा हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन का इशू भी होता है तो अक्सर कहते हैं कि दही में इसबगोल मिला के खा लें तो आपका पेट जो है वो सेटल हो जाएगा, क्योंकि फाइबर भी चला जाता है और दही आपके आपके स्टमक के जो एंजाइम्स हैं उनको सेटल कर देती है। आपकी स्किन और बालों के लिए दही इतनी अमेजिंग है।
बालों पे लगाने के लिए भी, स्किन पे भी लगाने के लिए और खाने के लिए भी। हमारी इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मदाफ़ियत को बूस्ट करती है। अच्छा, लैक्टोज़ इंटॉलरेंट लोगों के लिए, वो जो मैंने अभी बात की, जिनको एलर्जी होती है दूध से, उनके लिए ये बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है। एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो 042992000648 पे कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आज बहुत ही एक्साइटिंग और मज़े का प्रोग्राम है, उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन पहले किचन की तरफ बढ़ते हैं। शेफ़ इफ़रा असगर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप भी सुना है दही का इस्तेमाल करेंगी? जी, मैं इस्तेमाल करूँगी और मैं आज चिकन कीमा पुलाव बना रही हूँ, जिसमें मैं दही का ऐड करूँगी, टमाटर भी ऐड करूँगी। और उसके साथ साथ हम रायता भी सर्व करेंगे, सलाद भी सर्व करेंगे। जब भी पुलाव बनता है तो देखिए ना, दूध और दही का इस्तेमाल या देसी घी का इस्तेमाल या मक्खन का इस्तेमाल या चीज़ का इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर चीज़ में होता है। सो जब लोग अपनी डाइट में से डेयरी निकाल देते हैं तो मैं बड़ी परेशान होती हूँ कि एक तो आप खाना पकाना मैनेज कैसे करेंगे, दूसरी बात अपने आप को इतने मेजर हेल्थ बेनिफिट से क्यों आप डिप्राइव करते हैं। जी जी, तो मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैं क्या कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। मैं प्याज ले रही हूँ 2 अदद, कड़ी पत्ता 15 से 18 अदद, टमाटर 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च पेस्ट 2 खाने के चम्मच, दही आधा कप, कीमा जो है चिकन का या बीफ का कोई भी ले सकते हैं 500 ग्राम, नमक आधा खाने का चम्मच, सौंफ आधा खाने का चम्मच, साबुत धनिया आधा खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, जावित्री पाउडर 4 हिस्से लेना है हमें चाय का चम्मच, जायफल पाउडर जो है आधा चम्मच या पूरा चम्मच ले सकते हैं। हाँ। जी, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, चिकन क्यूब 2 लेने हैं, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, चावल आधा किलो, पानी 3 से 4 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ता 17 से 18 अदद, प्याज जो है फ्राइड हस्बे जायका ऊपर गार्निशिंग के लिए। बिल्कुल सही। जी, तो मैं अब इसका तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले हमने गार्लिक को सौते करना है। गार्लिक को सौते करने के बाद हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। गोल्डन ब्राउन करने के बाद हमने उसमें टमाटर ऐड कर देने हैं और उसमें कीमा ऐड करके उसको भुनाई करनी है और फिर हमने उसमें दही ऐड कर देना है। दही ऐड करके उसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं सारे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने उसमें पानी ऐड कर देना है। अगर हमने आधा किलो चावल लिए हैं तो हम उसमें 1 किलो पानी ऐड करेंगे। इसको जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाए तो हम इसमें चावल डाल के उसको पकाएंगे। जब पानी खुश्क हो जाए तो हम उसको दम पे लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। सही, रेडी। और इसके साथ लाइक आई सेड, क्योंकि हम इसमें कीमा ऑलरेडी डाल रहे हैं और आपका प्रोटीन और आपका राइस का कंटेंट पूरा हो जाएगा, तो उसके साथ आप व्यूअर्स रायता और अगर सलाद सर्व करेंगे, आजकल जो भी वेजिटेबल्स इन सीज़न है उसका अच्छा सा एक सैलेड तैयार करें और उसको सर्व कर दें साथ, तो होता ये है कि आपकी मील बैलेंस्ड हो जाती है। आपके पास राइस आ गए, कार्बोहाइड्रेट, आपके पास प्रोटीन आ गया, गुड कार्ब्स में आपके पास मिनरल्स एंड विटामिन्स आ गए इन योर सैलेड, एंड उसके साथ साथ आपने रायता सर्व कर दिया जिसके अंदर ऑफ कोर्स दही है, जिसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो व्यूअर्स, अगर थोड़ा सा सोच के हम अपनी मील्स को प्लान करें तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, आज हमने बात करनी है 2 टियर्स पे। एक तो समर वेकेशंस की मैंने ज़रूर बात करनी है। आजकल बहुत से पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई आप अपने बच्चों को बिज़ी कैसे रखती हैं। अब देखिए, एक बच्चा मेरा 2.5-3 साल का है, एक बच्चा मेरा 6 साढ़े 6 साल का है और एक बच्चा मेरा 17 साल का है। तो अब इन सब को एंटरटेन रखना और बिज़ी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं भी इसके बारे में बड़ा सोचती हूँ और फिर ऑफ कोर्स एजुकेशनिस्ट और माहिर नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से समर वेकेशंस को सही तरीके से कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, इस पे भी बात होगी। देन ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि आज दूध और दही और मतलब दूध से बनी हुई अज्जा में बेनिफिट्स क्या हैं। न्यूट्रिशनिस्ट को हम इसलिए व्यूअर्स बुलाते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। हम लोग ऑनलाइन कोई भी लेटेस्ट ट्रेंड्स को पढ़ते हैं, देखते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ करेक्ट है और इसी को लेके चलना है। किसी ने कहा भाई दूध को नहीं इस्तेमाल करना, सब ने दूध पीना छोड़ दिया। किसी ने कहा कि भाई ग्लूटन नहीं खाना चाहिए, उससे आपका वज़न कम हो जाएगा। सारे ग्लूटन यानी कि आटा, मैदा, मतलब बेसिकली वीट से बनी हुई किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। व्यूअर्स, इसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी किसी मेजर फूड ग्रुप को हम अपनी डाइट में से निकालते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, डिफिशेंसीज़ होती हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। और दूध यानी कि जो कैल्शियम का इतना बड़ा सोर्स है, उसको अपने सिस्टम से प्लीज़ मत निकालें, क्योंकि
अल्टीमेटली हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा शरह है ऑस्टियोपोरोसिस की, यानी कि हड्डियों के भुरभुरेपन की, और ख़वातीन में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा डाइटिंग करती हैं और बहुत ज़्यादा ओवर केयरफुल हो जाती हैं। एंड देन ऑफ कोर्स खुराक की भी कमी के इश्यूज़ होते हैं, दूसरी भी चीज़ें होती हैं। बट अगर आप साहिब हैसियत हैं और अफोर्ड करते हैं तो अपनी डाइट में से मेजर फूड ग्रुप्स को मत निकाला करें। इससे रिलेटेड बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एंड अब कौंदले में ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और मेरी बहुत ही लाडली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब जी, मैंने काफ़ी बात की है दूध, दही, उसके अलावा देसी घी हो गया, चीज़ हो गई, लस्सी हो गई, मक्खन हो गया, ये सब चीज़ें दूध से बनती हैं। बिल्कुल। लेकिन दूध के बेनिफिट्स आई थिंक लोग भूल गए हैं। हमारे बुजुर्गों को पता था, बिल्कुल आपकी जनरेशन तो बिल्कुल ही भूल चुकी है। ट्रू। हर दूसरे बंदे से पूछो कि जी दूध पीते हो, कभी डॉक्टर के पास भी जाएं तो कहते हैं नहीं जी। और इस चीज़ को बड़ा फ़ख्र करके समझा जाता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि बड़े बुज़ुर्गों को पता था, तो उनका तो अक्सर जो है ना दुरानियाँ या सोच जो होती थी वो ये होती थी कि आपके घर पे अगर दूध मौजूद है तो आपके घर पे अगर कुछ और नहीं है तो आप सबसे अमीर घराना माने जाते थे, क्योंकि दूध से आप हर चीज़ बना सकते हैं। दूध से मक्खन बन सकता है, जैसे आपने कहा लस्सी बन सकती है, दही बन सकती है। आपने ये देखा अगर हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो दूध दही का इस्तेमाल करते थे तो उनके अंदर पहली बात एक तो इतनी बीमारियां नहीं थी, दूसरी बात उनको स्किन को अच्छा करने के लिए इतने ज़्यादा क्लेंजर्स और जतन नहीं करने पड़ते थे। एग्जैक्टली बालों को अच्छा करने के लिए कोई ख़ास एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती थी। ओ भाई, लोग बालों में अंडे की जर्दी और दही को फेंट के लगा लेते थे। अक्सर दही को यूज किया जाता था अपने बालों को इम्प्रूव करने के लिए। अब कहें तो चेहरे क्या पे होता है? छाइयाँ होती थी तो दही का इस्तेमाल करते थे। आज उसी दही में से लैक्टिक एसिड निकाल, उसी दूध में से लैक्टिक हाँ। एसिड निकाल के लैक्टिक सिरम बना लेते हैं तो लोग महंगा सा वो खरीद लेते हैं। एग्जैक्टली और दही अंडा लगाने का कहे आए हाय इतनी गंदी स्मेल आ रही है इससे, तो भाई क्यों आ रही है स्मेल? आपको आप एक बार वॉश करोगे वो खत्म हो जाएगी। बाय द वे, स्मेल को लेमन खत्म डालना। करने के लिए मैं यही लेमन डालना आई मीन आप एक अंडे की जर्दी डालें, दही डालें, उसको अच्छी तरह फेंट लें। अगर ज़्यादा आपके लंबे बाल हैं जैसे कि ज़ैनब के, तो फिर आप 2 जर्दियाँ डाल लें, उसी हिसाब से योगर्ट को डालें, अच्छी तरह उसको फेंट लें और उसमें आधा नींबू निचोड़ लें। स्मेल जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसको अपने हेड पे, पूरे अपने सर पे लगाएं, रूट्स पे भी लगाएं और लेंथ पे भी लगाएं और ऐसे करके बंद कर दें उसको। बिल्कुल बालों को क्लिप कर दें, आधे घंटे बाद अपने बाल वॉश कर दें। आपके बाल, मैं आपको बता रही हूँ किसी और इससे बेहतर प्रोटीन, और ये प्रोटीन ट्रीटमेंट है जी। महंगी जाके आप लोग पार्लरों में प्रोटीन ट्रीटमेंट कराते हैं, बेहतरीन प्रोटीन ट्रीटमेंट है। अच्छा, प्रोटीन ट्रीटमेंट करा के फिर हम एक बॉटल बड़ी सी बाय भी करते हैं कि घर पे भी हम इसको यूज़ करते रहेंगे ताकि हमारे बाल जो है वो नरिश रहें, तो ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, दूध के अगर बेनिफिट्स की अगर बात से शुरू करें तो दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ऐसा क्या है जो दूध हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता? लेकिन जो है ना, बहुत सी जगहों पे आजकल ये भी आ रहा है कि दूध जो है वो इंसान के लिए नहीं बना, गाय का दूध, और दूध जो है वो नहीं पीना चाहिए, दूध सिर्फ बच्चों के लिए होता है। अब इसके बारे में बंदा क्या करे? फिर हड्डियां टूट रही होती हैं 45-50 अच्छा, की तो एज बड़े जो हैं वो अपना प्रोटीन, अपना जो है एक कह लें कि विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन डी स्पेशली कहाँ से लें? अगर दूध बड़ों के लिए नहीं है तो वो कहाँ से कंज्यूम करें? दूध बड़ों के लिए नहीं है लेकिन चाय बड़ों के लिए है। चाय वो जितनी मर्जी कंज्यूम करते रहें, और चाय जो है वो बॉडी में जो मर्जी करे लेकिन वो फ़ायदेमंद है। अच्छा, दूध की अगर फ़ायदों की मैं बात करूं, विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सब कुछ एक डेंस मटेरियल में जो है वो आपकी बॉडी में जाता है। सिर्फ एक दूध का ग्लास अगर आप डेली बेसिस पे पी लेते हैं तो आप सोचें पूरी हड्डियों की फॉर्मेशन, पूरी बॉडी को वो ताकत देता है। आप ये सोचें, एक जो बच्चा पैदा हुआ है उसको हम कहते हैं कि कम से कम 6 से 8 महीने तक कोई चीज़ इंट्रोड्यूस ना कराएं। 6 से 8 महीने तक वो यहाँ से बच्चा यहाँ तक पहुँच जाता है सिर्फ माँ के से। दूध पे। एग्जैक्टली तो दूध आपने बच्चे को पहली चीज़ है जो इंट्रोड्यूस कराया है। बच्चे की हड्डियों को, उसके खून को, उसके दिमाग को एक ही चीज़ पता है। और आप ये देखें कि जब बुजुर्ग हमारे मतलब कि एक सर्टन एज को 70 को 65-70 को क्रॉस कर जाते हैं
तो हर डॉक्टर कहता है कि जी इनको दूध ज़रूर पिलाएं। बिल्कुल। यानी कि ज़िंदगी की शुरुआत में और टेल एंड ऑफ लाइफ में भी दूध की बहुत वैल्यू और इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर अच्छा, लोगों में एक कॉन्सेप्ट मैंने ये देखा है कि दूध क्यों नहीं पीते। दूध इसलिए नहीं पीते क्योंकि लोगों को लगता है कि दूध पीने से हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सॉरी टू से, दूध पीने से वज़न नहीं बढ़ता। अगर आप दिन में 1 ग्लास दूध पी रहे हैं तो वज़न नहीं बढ़ेगा। हाँ, उसमें आपने चीनी भी डालनी है, उसके अंदर आपने आइसक्रीम भी डालनी है और उसको मिल्क शेक बनाना है, तो एक तो फिर फर्क तो बात ऑफ कोर्स एक आपने वज़न बढ़ाने के लिए उस चीज़ को शुरू कर लिया। अच्छा, जो लोग फिर भी कंसर्न हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी ठीक है, आप फिर मगरिब से पहले अपना दूध कंज्यूम कर लें। और स्किम मिल्क ले लें। एग्जैक्टली, स्किम मिल्क ले लें, बाहर से ले लें, घर पे बना लें, 2 बार बॉईल करके उसकी बिलाई उतारें, स्किम मिल्क घर पे बन जाता है। बिल्कुल। और अगर अच्छा आपको गैस के इश्यूज़ हैं, आपको लगता है कि मुझे गैस हो जाती है दूध पीने से, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे होते हैं मैं दूध से एलर्जिक हूँ, मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मैं नहीं पी सकता, मुझे ये हो जाता है। वो लैक्टोज इंटॉलरेंस मेरा नहीं पेट है। चल जाता है, मेरा पेट ख़राब हो जाता है। मैं अगर आप मुझे एक पूरा ग्लास दूध का पिला दें तो मेरा पेट 100%, उसके बाद जब बाथरूम जाती हूँ तो पेट मेरा ख़राब होता है। अच्छा, इसके लिए जिन लोगों को ये इश्यूज़ हों वो ये कर सकते हैं कि पूरा ग्लास ऑफ कोर्स नहीं, 1/4 कप दूध का ले लें, उसके अंदर एक बिल्कुल पिंच हल्दी का डाल के उसको लेना स्टार्ट करें, तो ये चीज़ बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। और लैक्टोज इंटॉलरेंस वाहिद इंटॉलरेंस है जो रिपेयर हो जाती है, रिकवर हो जाती है। व्यूअर्स, बच्चों को लोग जो हैं वो नाश्ते के बगैर स्कूल भेज देते हैं। ज़ैनब और मैं इस चीज़ के ऊपर बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नतें तरले करते हैं कि प्लीज़ ऐसा जुल्म अपने बच्चों के साथ ना करें। बहुत बड़ी ज़्यादती है। सुबह जब भेजते हैं स्कूल तो 1 कप या 1 ग्लास दूध का और साथ में अंडे स्क्रैम्बल खिला दें, फ्राई खिला दें, ऑमलेट खिला दें, फ्रेंच टोस्ट के ऊपर एक पूरा अंडा लगा के कुछ कर दें, लेकिन अंडा और दूध बच्चे को ज़रूर सुबह दें। उस बच्चे ने स्कूल जाना है, उसने पढ़ना है, और आजकल पढ़ाई इतनी औखी हो गई है। देखिए, बच्चे नाश्ता बैठ के खाने से अगर कतराते भी हैं ना तो 1 ग्लास दूध का ज़रूर उनको पिला दिया करें निकलने से पहले, कि भाई घटाघट पी लो। और मैंने माओ का ये कॉन्सेप्ट भी देखा है, वो कहती हैं कि अगर मैं ज़बरदस्ती पिलाऊंगी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों फ़ायदा नहीं होगा? ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताऊं, उस दिन मेरे पास पेशेंट आई है, वो आगे से कह रही है मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, मैं तो इसलिए नहीं खिलाती, ज़बरदस्ती खिलाऊंगी तो वो नखरे करेगा तो उसकी बॉडी में तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी। भाई, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी अगर तुम डंडे के साथ खिलाओ, प्यार से खिलाओ, जैसे भी खिलाओ, एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ, नो डाउट आपके मूड पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, लेकिन एब्जॉर्प्शन वैसे ही हो जाती है चीज़ों की। अच्छा, दही पे अगर हम आ रहे हैं तो दही का 1 कप जो है उसमें इतने ज़्यादा हेल्दी बैक्टीरियाज़ हैं जिनको हम प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं, और प्रोबायोटिक्स बहुत कम हमारे फूड्स में हमें अवेलेबल होते हैं, जिनमें से दही एक ऐसा फूड है। और आप उसको अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं। मैक्सिमम लोगों में कॉन्स्टिपेशन जब होती है, हमें लगता है कि शायद हम फाइबर इंटेक नहीं करें, हम बहुत ज़्यादा फाइबर खाने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होती, मसाइल हल नहीं होते। क्यों नहीं होते? या तो हमने डाइट ऐसी ली होती है कि उसमें प्रोबायोटिक्स बिल्कुल नहीं होते, या हम लोगों ने ऐसी मेडिसिन्स खाई हुई होती हैं जिनकी वजह से प्रोबायोटिक्स हमारे स्टमक में से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप दही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत हद तक ठीक हो जाती है। और घर की बनी हुई, अपने घर की बनी हुई अगर दही हो तो बहुत बेहतर होता है। और बाय द वे, एक दफ़ा आपने जमानी है दही, उसके बाद तो वो खुद ही जो है उसी में से आप थोड़ा थोड़ा ले लेके फिर आगे बनाते रहते हैं दही। मेरा पेट जो है बहुत कोई 2-3 हफ्ते के लिए एट वन पॉइंट ख़राब हो गया और सेटल ही नहीं हो रहा था। सैशे भी ले रही हूँ मिक्स करके, समझ ही नहीं आ रही कि क्या। फिर दूसरी दवाई ली तो उससे बिल्कुल ही अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा ना आई वॉज गोइंग थ्रू अ रफ पैच। तो मुझे किसी ने कहा कि भाई तुम लस्सी पीनी शुरू कर दो, नमकीन। कैसे बनाई? थोड़ा सा ज़ीरा भूना, ठीक है, भून लिया, नॉट फ्राई बट जस्ट ड्राई रोस्ट किया। वो नमक, दही और पानी, और उसको ग्राइंड कर लिया, अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड कर लिया और उसको पीना शुरू कर दिया। 3 दिन में मेरा पेट सेटल हो गया। और पता है होता क्या है व्यूअर्स, बंदा डिहाइड्रेटेड भी बहुत होता है, तबीयत भी बड़ी ख़राब हो रही होती है, और कितना को बंदा ORS पी ले। तो ये एक बड़ा अच्छा हाइड्रेट करने का अपने आप को तरीका है। मेरे खालू तो डेली जो है ये 1 ग्लास पीते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैंने तकरीबन अपनी ज़िंदगी के कोई 16 साल अपने नाश्ते में दही यानी लस्सी का इस्तेमाल किया है। उसके साथ जो मर्ज़ी ले रही हूँ, लेकिन लस्सी वाज अ मस्ट, कि मैंने इसके बगैर मेरा दिन ही स्टार्ट नहीं होता था।
अक्सर लोग अच्छा ये भी कहते हैं कि दही या लस्सी पीने से हमें नींद आने लग जाती है। लस्सी पीने से नींद इसलिए आती है क्योंकि वो आपकी बॉडी में इतने हेल्दी बैक्टीरियाज को प्रोड्यूस करती है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। अगर आप पेड़े वाली लस्सी पियेंगे तो नींद फिर तो आपको आएगी। इतनी हैवी चीज़ जब बंदा खाता है तो वो होता है, बट द थिंग इज लस्सी एक्चुअली जो है, अगर आप मतलब कच्ची लस्सी या जो मतलब घर पे जिस तरह आजकल हम लोग बनाते हैं, तो मतलब इतनी सी आपने उसमें दही डालनी है, पानी डालना है, आपने आगे से आप नमक और ज़ीरा डाल दें, हाँ उसमें आप चीनी डालेंगे, आप अनहेल्दी कर देंगे। बिल्कुल। अब उसी दही के अंदर और पानी के अंदर अगर आप स्ट्रॉबेरी या कोई भी फ्रूट डाल कोई दिया भी आपने, fruit डाल सकते सेब और केला डाल दें बिल्कुल। और उसको ब्लेंड कर लें तो वो आपकी स्मूदी बन जाएगी। तो बच्चे अगर नहीं पीते दूध तो आप उनको स्मूदी बना के पिला सकते हैं। बिल्कुल। और इससे ज़्यादा मज़े की चीज़ आप आलू चने बनाएं, जिसके अंदर चने ले लें, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, एक हेल्दी उसका मिक्सचर बनाएं, उसके अंदर दही डाल के बच्चों को खिलाएं। बच्चों को लगेगा कि वो चना चाट एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके पेट में दही भी जा रहा होगा। एग्जैक्टली। बाय द एंड वो चीज़ें जा रही होती हैं। अब जिन लोगों का आईबीएस बहुत ज़्यादा ट्रिगर रहता है, यानी या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड या बहुत ज़्यादा डायरियल की तरफ रहते हैं, दरमियाना फेज़ कोई नहीं है, अगर वो डेली बेसिस पे दही का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो वो अपने आईबीएस को बहुत हद तक ट्रिगर होने से रोक सकते हैं। आईबीएस को हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो बिल्कुल। मतलब दो एक्सट्रीम्स पे जाते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ये है कि अक्सर लोग जो है वो ये समझते हैं कि अगर हम लोगों ने दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है तो शायद हम इससे भी बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। मैं आपको ये एक कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर आप वेट लॉस के लिए आइदर मसल बिल्डिंग के लिए या अपने आप को हेल्दी करने के लिए भी एक्सरसाइज, योगा या किसी भी फिटनेस की तरफ जा रहे हैं और आप फॉर एग्जांपल आपने शाम 5 से 6 बजे तक एक्सरसाइज की, ठीक है, 6 बजे आप फारिग हुए तो 6 से 6:30 के दरमियान अगर आप दूध या दही दोनों में से किसी का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो आपका वज़न कम होगा, दूसरा बॉडी से फैट निकलेगा, तीसरा आपके मसल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे। सही, ये तो दूध और दही की बात होगी, बिल्कुल। लेकिन देसी घी आजकल बड़ा लोग कह रहे हैं इस्तेमाल करना है तो देसी घी करो, इस्तेमाल करना है तो देसी घी करो। मुझे डर लगता है 6 साल के बाद फिर एक नई या 10 साल के बाद एक नई थियरी आ जानी है, नहीं नहीं देसी घी बहुत बुरा है, आप मर जाएंगे। एक वक्त पे यही होता था ना कि बिल्कुल, देसी वो ऐसे देसी ही। घी को नहीं हाथ लगाना, इट्स वेरी हाँ। फैटनिंग, इट्स वेरी फैटनिंग। फैट इज फैटनिंग, देसी घी बेचारा तो मासूम। क्या आप देसी घी से आप बना के खा क्या रहे हो वो भी तो डिपेंड करता है ना। आप तो अगर पंजीरियों में देसी घी में आपने पराठे ही बनाने हैं और उसको आपने सागों पे तड़के लगाने हैं तो वो तो मोटा करेगा। अच्छा, देसी घी या किसी भी ऑयल का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्मोक पॉइंट। जब किसी भी तेल को, ऑयल को आप हीट करते हो और जब उसका धुआं निकलना शुरू होता है वो उसका बर्निंग यानी स्मोक पॉइंट होता है। और अगर उसके धुआं निकलने के बाद, जलने के बाद आप उसके ऊपर कुकिंग करते हो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। इसकी एक सादी मिसाल ये समझाती हूँ, जब भी हम अपना फ्राई अंडा बना रहे होते हैं हम पहले मक्खन डालते हैं, जैसे ही उसका धुआं निकलना शुरू होता है या वो ब्राउन ब्राउन होना शुरू होता है हम उसके ऊपर अपना फ्राई अंडा डालते हैं, वो नुकसानदेह हो जाता है हमारे लिए। अगर आपने मक्खन डाला है और फ़ौरन आप ऊपर डाल देते हो, लाइक बहुत ज़्यादा हीट होने से पहले आप उसको कुक कर लेते हो तो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक होता है। अब देसी घी को आपने देखा होगा कि आप कुक करो, चलाओ, पकाओ, वो इतनी जल्दी धुआं नहीं छोड़ता, यानी इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई है और ये आपकी बॉडी में जाकर जमता नहीं है। जैसे बाकी कोई भी तेल कुछ भी हो, हम कुकिंग ऑयल किसी भी तरफ चले जाएं, वो आपको विसरल फैट की तरफ ले जाता है। एग्जैक्टली आपकी बॉडी में एलडीएल के लेवल्स को बहुत ज़्यादा, यानी बुरा जो आपका कोलेस्ट्रॉल है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं। अब आप ये देखें, हमारे जितने भी लोग कबड्डी खेलते हैं या पहलवानी कर रहे होते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? उनको तो ज़रूरत ही नहीं होती। नहीं, बट वो इसीलिए Already- तो क्योंकि पहलवानी के साथ वाबस्ता किया हुआ है ना देसी घी को। तो एक ये कॉन्सेप्ट है कि असल में पहलवान वेट गेन है वो बल्कि होने के लिए। नहीं, लेकिन उनकी मकसद क्या है? ताकत जिस्म में बनाना। जिस्म में जब ताकत बनेगी आप तभी तो चीज़ों को पुल अप कर सकोगे। मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ताकत होने की ज़रूरत एक खातून को है जिससे घर भी चलाना है, अपनी जॉब भी करनी है और वो अपने ही बच्चे दूध भी नहीं पीती, ना ही दही का इस्तेमाल करती हैं। जो बचा कुचा होता है एंड में, मैंने यही देखा है कि आजकल की जो ख़वातीन हैं, क्योंकि वो काम भी कर रही होती हैं और जो नहीं काम कर रही होती वो घर के काम देख रही होती हैं, तो वो इतनी मसरूफ़ होती हैं बिल्कुल कि वो अपनी ज़ात का ख्याल ही नहीं रखती। अच्छा, मुझे इस चीज़ में अफसोस हमेशा पता है क्या होता है, शादी के तकरीबन 4-5 साल बाद औरतें अपने टेक केयर करना बिल्कुल छोड़ देती हैं।
और उसके रीजंस क्या होते हैं? रीजंस यही होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने स्केड्यूल में बिजी हो जाती हैं, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं, तो उनको लगता है कि खैर है, मेरी खैर है। भाई खैर नहीं है, ये टाइम है तकरीबन 30 साल के बाद आपकी हड्डियों पे कैल्शियम डिपॉजिट होना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। किस उम्र पे? 30 पे, तकरीबन 30 से 35, क्योंकि हर बॉडी का डिफरेंट एक सिनेरियो है। और अगर हम बात करें आपकी मीनोपॉज की, मीनोपॉज के बाद हर साल 2% आपकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होती हैं। इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां औरतों में ज़्यादा हैं, यानी आपके घुटनों में दर्द होना, घुटनों का यही टेढ़ा बात अभी होना। शुरू में भी की थी कि यही प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ हड्डियों का भुरभुरापन क्यों है इतना। बिल्कुल। खवातीन अपने आप को निगलेक्ट करती हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, बच्चियाँ हैं मेरी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अपनी ज़ात का ख्याल रखें, क्योंकि आगे जाके जब हड्डियाँ, हिप टूट जाएगी, गोडे टूट जाएंगे, समझ नहीं आएगी, या आर्थराइटिस हो जाए, फिर बंदा पिटता है कि यार पहले ख्याल रख लिया होता। और ये बड़ी अजियतनाक और पेनफुल सिचुएशंस होती हैं। और इस पे मैं एक लाइन ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों के लिए आपने अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ की होती है ना, इस टाइम पे वो भी आपके करीब नहीं आते। अच्छा, पीसीओएस में दूध ले सकते हैं? पीसीओएस में दूध नहीं लिया जा सकता, क्योंकि स्वेयर केसेस में होता ये है कि पीसीओएस में इन्फ्लेमेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है। पीसीओएस में यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये बेसिकली आपकी जो खवातीन की ओवरीज होती हैं उसके ऊपर सिस्ट बननी शुरू हो जाती हैं, तो वो बड़ी एक पेनफुल कंडीशन होती है। तो वो स्वेलिंग ऑलरेडी होती है, अगर आप दूध डायरेक्टली कंज्यूम करते हो तो वो और स्वेलिंग कॉज करता है, जो कि ज़्यादा दर्द यानी कि देता अपने है। मुआलिज की इजाज़त के बगैर नहीं लेना। लेकिन आप हल्दी के साथ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि हल्दी जो है 1/4 कप बिल्कुल स्वेलिंग को कम कर रही है और दूध स्वेलिंग करा रहा है। जब दो ऑपोजिट चीज़ें जाएंगी तो वो स्वेलिंग कराएंगी ही नहीं बॉडी में। आखिरी सवाल, कहते हैं कि दूध पीने से और दही खाने से म्यूकस यानी कि बलगम बहुत बनती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, Is कुछ this लोगों में ये चीज़ ट्रू होती है, लेकिन प्रैक्टिसेस गलत ऐसे होती हैं। हम दूध के अंदर डाल रहे होते हैं सफ़ेद बोतलें, लाल शरबत, नीले शरबत, हरे शरबत, पता नहीं क्या क्या हम डाल के उसमें से पी रहे होते हैं। वो मीठा जो होता है वो उस चीज़ को आपकी बॉडी में ट्रिगर करता है। अगर आप दूध नहीं पी सकते, जैसे हमने पहले पीसीओएस में भी बात की, आपको जो है वो म्यूकस बन रहा है, आप चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम पनीर भी बोलते हैं। चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी इसलिए भी है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कि पूरे ग्लास दूध में, और अगर आप 2 to 3 जो है उसके वो 1 स्पून ले लेते हो, पूरा 1 टेबल स्पून हम कह लेते हैं, वो लेते हो, तो इक्वल एनर्जी देता है, बॉडी में इक्वल एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन अगर चीज़ आप बाहर से ले रहे हैं, जब भी बाय करें उसका सॉल्ट कंटेंट लाजमी देख लें कि उसमें नमक ज़्यादा तो नहीं है, ताकि आपके ब्लड प्रेशर को रेज़ ना करे, क्योंकि चीज़ हेल्दी बहुत है, लेकिन अगर आपने उसका सॉल्ट कंटेंट नहीं देखा और आपने किसी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को दिया तो उसका ब्लड प्रेशर रेज़ कर सकता है। फाइनली आपका पैगाम व्यूअर्स के लिए? फाइनली मैं तो यही कहूँगी, दूध, दही, मक्खन, लस्सी, चीज़, पनीर, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं। अगर आप भी उन जैसा खूबसूरत होना चाहते हैं तो उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और उसको इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आप खूबसूरत हो सकते हैं, इंटरनली हेल्दी हो सकते हैं, और एक हेल्दी लाइफ, खूबसूरत लाइफ का आगाज़ कर सकते हैं। क्या बात है। इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करने जा रही हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खातून जो एंटरप्रेन्योर हैं, फार्मासिस्ट और टीचर भी हैं, लेकिन गोटे की मदद से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाती हैं। हम उनसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह ये जानते हैं कि मुझे हमारी ट्रेडिशनल बैंगल्स और गोटे के काम, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो आज हमने अपने शो पे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को बुलाया है जो एक्चुअली फार्मासिस्ट और टीचर हैं, लेकिन आप गोटे के साथ बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े मज़े की चीज़ें क्रिएट करती हैं। हमारे साथ हैं कुदसिया सलामत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कुदसिया के साथ हमें ज्वाइन किया है हादिया ने, जो इनको असिस्ट करेंगी। सो सबसे पहले तो कुदसिया ये बताइए कि आपकी कहानी क्या है, मतलब फार्मासिस्ट हैं, टीचर हैं, तो ये इस काम की तरफ एक्चुअली इट स्टार्ट्स विद के कुछ घर वालों ने चाहा
कुछ अल्लाह ताला ने चाहा और कुछ मेरी अपनी मर्ज़ी थी। एक्चुअली जब मैं फार्मासिस्ट बनी वो मेरे अब्बा की बहुत बड़ी विश थी। तो मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, उसके बाद बाय चांस मेरी जॉब हो गई, मैं मतलब गवर्नमेंट एजुकेटर हूँ, तो वो मैंने कंटिन्यू की। एंड नेक्स्ट फिर ये मैं सामान सारा बनाती होती थी और बाय चांस अच्छा, ये हमेशा ही ये हमेशा ये यूनिवर्सिटी लेवल से स्टार्ट हुआ हुआ है। अच्छा, तब मैं बिल्कुल प्लेन बैंगल्स लाइक रिबन, जो वेलवेट के रिबन चलते थे आज से कोई 12-15 साल पहले, और ये 2011 की बात है जब से मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है। तो तब मैं ये बनाती थी कांच की चूड़ियाँ जिसे कहते हैं ग्लास बैंगल्स, तो उसके ऊपर रैप अप करती थी। तो बाय द टाइम कहते हैं कि मतलब हर चीज़ जो है वो अच्छी होती जा रही होती है। तो फिर मेरे ख्याल में जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में ऐसे इतना ज़्यादा फारिग, इतना ज़्यादा बोरियत, तो मैंने सोचा कि फार्मासिस्ट के तो इतना काम था उस जमाने में। फार्मासिस्ट मैं एक्चुअली बिलोंग करती थी ओकाड़ा से। ओके ओके। ओकाड़ा में इस चीज़ का बिल्कुल स्कोप नहीं था, ना कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, ना कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल था अच्छा, कि जहाँ समझ पे आ मैं कोई गई। जॉब कर सकती। ठीक है, तो फिर आपने कहा कि भाई अब फारिग, और देखिए जो बंदा जिसको अपने माइंड को एक्टिव रखने की आदत होती है ना, जी। वो फारिग नहीं बैठ सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले मैं ऐसे गिफ्ट करती होती थी सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन जब लॉकडाउन आया तो सोचा क्यों ना इसका पेज बनाया जाए। मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया और कि by तुम the way, करो अब। एक तो बैंगल्स वगैरह अपनी जगह, और जिस तरह ये आप पाउचेस बनाते हो अपनी जगह, लेकिन बिद के पाउचेस और उसके अलावा शादी के थाल आजकल इतने फैंसी और मुख्तलिफ किस्म के आ गए हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आपने एक नॉर्मल से मिट्टी का थाल लिया, उसके ऊपर आपने चीज़ें रखी और ले गए। एक से एक लेवल की हाई एंड चीज़ बिल्कुल लोग ऐसे ही है। प्रोड्यूस करते अब हैं, तो मतलब जैसे और ये- रेडीमेड जो है ना मज़े के नहीं मिलते। उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगाई होती है कि वो जो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लुक दे रही वो होती है। इतना को सीधी बात है डिस्को। अब जैसे कि ये आपका एक, ये दिखाएंगे, जैसे ये है एक थाल, ये बहुत मिनी ये सा देखिए थाल ना, है, ये एक कैंडल के लिए बस। मिनी सा थाल है, इसके ऊपर आपने दिया लगा दिया, वेरी प्रिटी। और ये देखें ना, आपने इसको जब कैरी किया तो इसकी ये इस तरह करके ये वाली लुक भी आती है। तो ये देखें ना, अब जब हम बनाते हैं इस किस्म की चीज़ की जब हम बात करते हैं, तो अब यही आप मार्केट में जाके लेंगे तो उसमें फुनकुने और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगी हुई होंगी, बहुत तरह चीप सी लुक आ जाती है। अच्छा, ये वाला भी एक हमारे पास, ये एक थाल है जो मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी, ठीक है। और ये मतलब थोड़ा सा मैंने काम किया हुआ है, और बाकी जो ज़्यादा काम करने वाला है वो मैं इसमें अभी करूँगी। अब ये जैसे कि आपने इस तरह करके कटिंग करके इसके ऊपर ये लगा दिया, ये हाँ जी, ये मैंने सर्कल्स कटिंग की हैं, फिर गोटा लगाया है, फिर इसके ऊपर पेस्ट वर्क किया। और ये एक्चुअली में बैंगल्स होती हैं, कंगन जो होते हैं, कंगन होते हैं। कंगन के ऊपर ये मैंने सारा थ्रेड वर्क करके गोटा लगा के वो मैंने पेस्ट किया हुआ है। अच्छा, अब इसके साथ नेक्स्ट क्या करना अब है? इसमें मिड में सारा कह लें कि जो डिज़ाइन आएगा गोटे का आएगा, जो जो एसेसरीज पे अच्छी लगेंगी वो मैं लगाऊंगी। चलिए, चलिए ठीक है। तो देखिए, बेसिकली इसके लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए होता है इस काम इसके के लिए आप साथ साथ सिर्फ- काम भी करती वही रहे, ना, हम बात इसके भी लिए करते हैं, सिर्फ हाँ। ग्लू गन चाहिए होती है और इसके लिए गोटा चाहिए होता है एक्चुअली में। ठीक। अच्छा, इसमें आपने एक मेरे ख्याल से ये भी बनाया, ये क्या है? ये लेसेस, अच्छा, ये लेसेस ये है। इसके यहाँ पे एंड साइड्स पे लगेगी, क्योंकि अभी अगर जब मैं ऐसे क्योंकि जब पकड़ूंगी पकड़ते हैं ना तो वो बिल्कुल ऐसे खाली खाली सा लग लग रहा है, है। हाँ। तो जैसे ये देखिए, इसमें मैंने लगाया हुआ है, ऐसे लग रहा है कि ये सारा कुछ इसमें कंप्लीट हो चुका हुआ है, बिल्कुल। इसमें कुछ भी किसी चीज़ की भी कमी नहीं लग रही। अब जैसे मैं ये स्टार्ट करूँगी, ये ऐसे स्टार्ट होता है कि जो चीज़ दिल करे, जो एडजस्ट हो रहा है बस आप कर दें, मतलब इस तरह ये मैं काम करती हूँ। क्योंकि वो ये ना एस्थेटिक सेंस आपके अंदर थोड़ा सा भी हो तो आप इसको बड़े आराम से इस काम को मैनेज जी, कर सकते हैं। अब जो लोग जिनके पास चूड़ियां हैं, जिनके रंग उतर गए हैं और जो ख़राब हो रही हैं, आप वो भी हमें बनाना सिखाएं। लेकिन एक बात है कि वो टेढ़ी ना हुई हो। जैसे मैं बेस में ये बैंगल्स इस्तेमाल करती हूँ और स्टील वाली, हमेशा हाँ। नई ही खरीदती हूँ। मैं लेफ्ट ओवर्स पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो हल्की सी भी टेढ़ी है तो जब मैं उनको रैप अप करूँगी ना तो वो प्लेन नहीं आएंगी। जैसे ये नहीं मेरे नहीं, पास मेरा base भी मतलब है बड़ी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना मतलब कि ये आपके पास एक दफ़ा पहन के बैंगल्स रखी हुई है। हैं, उनका रंग फॉर एग्जांपल उतर जी, गया हाँ, है, रंग आप उतर गया। उसके ऊपर जो है ये कर सकते हैं। हम आपको बता इसलिए रहे हैं व्यूअर्स कि अगर आप घर पे हैं, बोर हो रहे हैं, कोई और एक्टिविटी निटिंग और मतलब स्टिचिंग के अलावा भी करना चाहते हैं, तो ये एक बड़ा तो ये मजे कर का सकते हैं। ये ऑप्शन है। देखिए ना, अगर ये प्लेन बैंगल्स थी तो ये बिल्कुल मतलब ऐसे स्मूथ सरफेस सी आ रही है। जब मैं इसके ऊपर सुई धागे का काम करूंगी तो मेरी नीडल भी नहीं फंसेगी। सही। अगर ये टेढ़ी होगी तो इसमें बिल्कुल भी मेरी नीडल नहीं चल सकती। अच्छा, पहले हम वो पहले मैं थाल करूंगी। अब ये मैंने मार्केट से खरीदे हैं ऐसे एज इट इज, लेकिन इसी कोटा रेडीमेड आपको बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। रेडीमेड देती हूँ। अदरवाइज को बहुत ज़्यादा फ्री है तो वो ये घर में भी बना सकता है। ये लप्पे का बना होता है, लप्पा कहते हैं इस कोटे को। लप्पे को मतलब ये सारा बनाते हैं फ्लावर। तो सबसे पहले मैं इसमें ये लगाऊंगी।
बेसिकली ग्लू गन चाहिए। हाँ, ग्लू गन जरूर और चाहिए। उसके अलावा नग नोग ये सारा सारी चीजें कुछ, आप ये अपनी जो मर्जी से सारा खरीद- मेरा ये आप रॉ मटेरियल देख रही हैं, ये सारा इसके साथ लाना ज़रूरी था कि कुछ ना कुछ इनमें से मुझे चाहिए ही होता है। अच्छा जी ठीक है, ये लगा दिया। जी, इसके बाद मैं लगाऊंगी इस पे ये हार्ट शेप। ये भी ये अगेन भी मार्केट से ही मतलब मैंने रेडीमेड लिए हैं, अदरवाइज़ ये भी खुद बना सकते हैं हम। ठीक है। ठीक है, सो व्यूअर्स वही चीज़ है ना कि देखें जो चीज़ आप और बाय द वे अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपकी फैमिली में भी अगर शादी है तो आप फिर डिपेंडेंट नहीं है कि आप किसी मतलब अब क्या होता है कि लोग फूल वाले के पास जाते हैं और कहते हैं भाई जो बने बनाए थाल हैं वो दिखा दें। जी, ऐसे। एक तो एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, उसके अलावा उसके अंदर अपनायत नहीं होती। पहले क्या होता था कि मेहंदियाँ होती थी तो लोग जो है वो फैमिली के मतलब सारे के सारे जमा होते थे 2 दिन पहले 1 दिन पहले और थाल और चीज़ें तैयार की जाती थी। इवन वो बैंगल्स जो देनी होती हैं गिव अवेज में, तो मैं अब एक्चुअली जब लोगों की शादियां होती हैं और मेरा घर शादी वाला घर लग रहा होता है क्योंकि हर तरफ यही सामान होता है, हर तरफ। सो अब हम इसमें हार्ट्स लगा रहे हैं जी, उसी राउंड के। ये पूरा सर्कल इसका मैं कंप्लीट करूंगी और फिर बाद में इसके यहाँ पे मैं स्टोन्स ऐड करूंगी। तो वही चीज़ है ना व्यूअर्स, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका अपना एस्थेटिक सेंस क्या है, और अगर नहीं भी है तो ऑनलाइन जाके देख लें। जी, इतनी पिंटरेस्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा इस किस्म की इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। गो ऑन पिंटरेस्ट, चेक इट आउट। कोई चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उसको फॉलो कर लें। हम इतना ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड करते हैं क्योंकि अब आसानी का ज़माना हो गया ना जी, हर चीज़ हमें ईजी चाहिए। अगर हमारे पास स्केयर थाल हो ना, वो बनाना इससे भी ज़्यादा इजी है कि आपके ड्रेसेस से कोई भी लेफ्ट ओवर जो लेसेस है ना, आप वो स्केयर वाले पे इजीली लगा सकते हो। अच्छा। अगर वो राउंड नहीं हो सकती तो अब जैसे कोई पट्टी वगैरह सी होती है, लाइक यहाँ पे शायद नहीं होगी, वो पट्टी होती है, अगर वो है आप मतलब नहीं गोल हो सकती, वो स्ट्रेट ऐसे लगा लें। उसके साइड पे जो लेसेस आपके पास वो आप एडजस्ट कर सकते हो। सही। तो वो इसी से इतनी अच्छी लुक आ रही होती है। तो इसके बाद अब मैं ये स्टोन्स ऐड कर दूंगी। मैं ज़रा उसको करीब कर लूँ ना, मेरी ओसीडी जो है वो पागल हो रही है। अच्छा जी, परफेक्ट हो गया। अब ये देखें ना, जस्ट मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ दिखाती हूँ। पहले बिल्कुल अब ये देखें, ये आपका थाल जो है वो पहले हमारे पास सिर्फ आउटलाइन थी सेंटर में, अब इन्होंने ये लगा दिया। अब हम स्टेप 2 की तरफ आते हैं इसके। जी, स्टोन्स, कट अप मतलब गोटे के पीसेस, ये सारी चीज़ें अब अवेलेबल होती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अब जो मतलब ज़्यादा डिमांड है मेरी इन चीज़ों में, ये मैंने सिर्फ वो ख़रीदी हुई है। अदरवाइज़ गोटे की शॉप पे अगर आप चले जाएं तो ह्यूज वैरायटी, इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है। और हर चीज़ में अब जैसे मैंने अगर ये कि ये पत्ती पकड़ी हुई है, गोटा पत्ती इसको कहेंगे सिंपल, इसमें आपको 5 साइजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, हर जो मैंने गोटा लिया हुआ है इसमें 5-5 साइजेस अवेलेबल हैं। सही। ठीक है, तो अब मैं इस पे ये थोड़ा सा ऐड करने लगी हूँ ऐसे। लोग ना घबरा जाते हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर करता है। आई मीन करता है ऑब्वियसली, इट्स कोई भी काम जो है वो इतनी आसानी से मुझे तो एक थाल बनाते हुए अब जैसे ये है, अगर मैं ये बनाने लगूँ तो ये मेरा 2 से 2.5 घंटे लेगा। लेकिन इसका जो मटेरियल इकट्ठा करना है वो सबसे ज़्यादा टायरिंग वर्क होता है मेरे लिए। उसके लिए मुझे बाज़ार में जब जाओ तो 2 से 3 घंटे सिर्फ एक थाल की चीज़ों के लिए क्योंकि लगते हैं। ज़ाहिर ही ऑब्वियसली एक बंदा आपको घूम के अब कह रहा है कि जी हमें ये और ये हमारी कलर थीम है, क्योंकि अब तो लोग थीम्स के हिसाब से चलते हैं। पहले तो ये होता था कि वही स्टैंडर्ड मेहंदी के कलर्स होते थे 3-4, मतलब येलो, ग्रीन एंड पिंक। येलो, ग्रीन एंड पिंक एंड ऑरेंज, ये कुछ 3-4 कलर्स में ही आप घूम रहे होते थे। अब इतनी वेरिएशन आ गई है। अब मेहंदी के अंदर मैंने एक मेहंदी अटेंड की, उसमें थीम ही ब्लैक एंड गोल्ड थी। पूरी मेहंदी की थीम ब्लैक एंड गोल्ड थी। मैंने कहा हमारे यहाँ तो काले कपड़े भी नहीं पहनने को, काले पहनने पे भी डांटा जाता था, काला तो नहीं पहनना शादी पे नहीं पहनना, बट वो मेहंदी की थीम ही पूरी ब्लैक एंड गोल्ड थी। उन्होंने थाल भी जो तैयार किए थे वो ब्लैक एंड गोल्ड में थे, ब्लैक वेलवेट, और साथ में उसके गोल्ड इसी तरह गोटा और डिफरेंट किस्म के नक्शा। अभी मेरे पास जैसे कुछ लेसेस पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ये देखें। अगर आप एक वेलवेट के थाल पे सिंपल ये भी लगा लेंगे ना, दूसरी तरफ से ऐड कर देंगे और साथ में ये वाली जो चीज़ ऐड कर देंगे, तो उससे ही मतलब बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है लुक उसकी। देखिए ना, मैं आपको ये ज़रा निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये इतनी प्रिटी लेस है, कपड़ों पे लगा लें, थाल पे लगा लें, और इसकी एक बड़ी प्यारी सी शिमर आप देख रहे हैं क्या आ रही है। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन सी चीज़, और ये चीज़ें अगर आप लेके आ जाएं, और ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ एक साथ खरीदें, आहिस्ता आहिस्ता करके। ओवर से मैंने आपको पता है 0 से स्टार्ट किया हुआ है।
घर पे ड्रेसेस कपड़ों के का लिए सूट। जो गोटा आया हो उसके साथ स्टार्ट किया था सारा। फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब ज़्यादा मुझे ऑर्डर्स आने लगे तो फिर ये मैंने सारा मटेरियल सारा कुछ अरेंज किया है। फिर तो कहाँ पे बैठ के करती हो? कहाँ पे, मैं मोस्टली अपने घर के टीवी लाउंज में, तो या फिर ये कि जहाँ टाइम मिले, अगर फैमिली के साथ बैठना है तो लाइक बैंगल्स की बेस बनानी है, मैं वहाँ लेके बैठ जाऊँगी। तो अगर ये थाल जो है ये तो स्पेशली मैं टीवी लाउंज में बैठ के बनाने पड़ते हैं क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा बिखेरा होता है। नहीं तो साथ साथ बैठ के टीवी भी देख रही होती हो या नहीं? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इवन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं इसमें। अच्छा, जी, ये पेस्ट वर्क मोस्टली वही कर रहे होते हैं। आर यू सीरियस? यस, वैसे हस्बैंड करते क्या हैं? उनकी फैक्ट्री है प्लास्टिक मोल्डिंग की, मतलब फैक्ट्री ओनर को बिठा के गोटे का काम करा और रही थी। हम अपना But इतना ये- क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं इस तरह के, हम बातें कर रहे होते हैं आपस में और साथ साथ ये काम कर रहे होते हैं, तो मतलब रात में काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाता है हमारा इसके साथ। गप लगाते हो। यू सी इट्स एन एक्टिविटी एंड बाय द वे आज हमने जो बात करनी है आगे जाके कि समर हॉलीडेज़ में बच्चों को कैसे बिजी रखें, तो ये काम लड़के लड़कियां दोनों मिलके कर सकते हैं और जी। पेरेंट्स जो हैं वो आराम से अपने बच्चों को इस किस्म की एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ना। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हम अपने बच्चों को वीडियो गेम्स और इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकालते। वो या तो गेमें खेलते रहते हैं या कोई ना कोई कार्टून या कोई शो देखते रहते हैं। ये और बच्चों को एंगेज करने के लिए बड़ी बच्चों अच्छी को है। especially इसमें और वैसे लड़के girls होती लड़कियां हैं। दोनों को, एक जमाना था हम छोटे होते थे तो हम फ्रेंडशिप बैंड्स बनाते थे, जी। तो बैठ के हम लोग फ्रेंडशिप बैंड सारी फ्रेंड्स बैठ के बना रही होती थी, फिर एक दूसरों को देती थी। और आई मीन इट्स अ वेरी वेरी कूल एक्टिविटी। आप बैंगल्स के साथ एक तरह से बैंगल का फ्रेंडशिप बैंड बना सकते हैं। और उस चीज़ के साथ एक अफेक्शन भी होती है कि स्पेशल हमारे लिए इन्होंने क्रिएट की है ये चीज़। एग्जैक्टली। सो यही चीज़ें होती है ना कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। ऑब्वियसली जब आपने ये काम करना है तो आपने इतने फैंसी कपड़े नहीं पहनने जैसे कुचिया ने पहने हैं, क्योंकि वो फिर सारे कपड़ों के ऊपर चिपकना शुरू हो जाता है। बट मतलब अपने किसी भी कैजुअल कपड़ों में बैठें। देखिए, लोग कहते हैं कि क्या करें, गर्मी बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है, पंखा चलाएं, घर के सहन में जाके बैठें और ये एक्टिविटी सिंपल इसका करें। एक ये सोल्यूशन है कि मैं एक मैट रखा होता है, उसके ऊपर ये सारी मेरी चीज़ें होती हैं और मैंने एक एप्रन बांधा होता है या मैंने एक कपड़ा ऊपर डाला होता है, क्योंकि ये जो ग्लू गन है इससे कपड़े बहुत गंदे होते हैं और हाथ भी बहुत ज़्यादा जलते हैं ऐसे काम करते हुए, तो अच्छा, स्पेशली तो बस ये इसके अंदर थोड़ी सी केयर रिक्वायर्ड होती है। और कपड़ों के ऊपर अगर ये लग जाए तो जल्दी उतरती भी नहीं है, अच्छा। इसका एक ये ड्रॉबैक भी है। चलिए, ये हमारा ऑलमोस्ट टर्न हो चुका है। अब इसमें हम अपने हर कैंडल, तरफ ग्लू और ग्लू हो गया है मामला। ये मैं साफ़ करूँगी बाद में वो कैसे करोगी? हाथ के साथ। अच्छा, वो हो जाता है साफ? ये देखें, ओह वेरी नाइस। अच्छा, ठीक हो गया। अब मज़ीद हम इसके साथ क्या करेंगे मासूम के साथ? इस मासूम के साथ यहाँ पे अब हम कैंडल्स लगाएंगे और अगर जितना आप इसको ज़्यादा फैंसी करना चाहते हो आप कर सकते हो। नहीं कि बस वो इससे ज़्यादा इससे कितना ज़्यादा तो fancy नहीं करना, करना है। लेकिन नहीं वो टू होता है। मच हो जाता है ना, फिर वो दिखने एक में। मेरी 3 टायर्स वाला भी था, उसके अंदर 3 टियर। वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे मतलब रिक्वायर किया था कि फुल हैवी होना चाहिए और उसके अंदर शदीद गोटा था कि कोई चीज़ नज़र नहीं थी आ रही और उनको उतना ही ज़्यादा पसंद आया था कि हर एक की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है हमें। हाँ, और अगर आप खुद ये काम सीख लें तो फिर आप अपनी सारी डिमांडें खुद डिमांडें पूरी खुद ही कर पूरी लें। करते हैं, जो दिल करता है आप लगाएं, किसी ने आपको कुछ नहीं कहना और ना ही रोकना है। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास ये कैंडल्स हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं, अच्छा आजकल ये भी बड़ी अक्लमंदी लोगों ने की है। अदरवाइज वो पता नहीं बाल जले हुए होते थे, मतलब आग लगने का डर है, कुछ इस तरह था। तो ये ज़िंदगी आसान हो गई इससे, ज़िंदगी आसान हो गई। और वही चीज़ है कि अब तो आपको हर कलर के ये मिल जाते हैं, तो आप आराम से जो है ना इसको, ये देखें, ये गिर ना जाए कुछ। हाँ जी। अब इसके नीचे अगर आपने एक लेस लगाने एक लगी है लेस लेस। इन्होंने लगानी है। अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं व्यूअर्स, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत से थाल तैयार हो गई। अब इसके हम नीचे लेस लगाएंगे तो वो ऐसे करके वो झिलमिल टाइप लुक उसके नीचे आ जाएगी। अच्छा, आप ये वाला काम मुकम्मल करें, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक में हम ये लगा चुके होंगे और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बैंगल्स बनानी भी सिखाएंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है और वो एक बड़ी सिंपल एक्टिविटी है जो आप घर पे अपने बच्चों के साथ भी, फैमिली के साथ भी कर सकते हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कुत्सिया सलामत ने हमें थाल बनाना सिखाया मेहंदी के लिए, किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने घर में दिए लगाने होते हैं हमारे। इनफैक्ट अगर कोई इंगेजमेंट है तो ये सब कुछ सिल्वर में अगर चला जाए तो वो इंगेजमेंट के लिए सेट हो जाता है सारा, उसके अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा होता क्योंकि देखिए ना, जब ऐसा कोई ओकेजन आता है जैसे कि एंगेजमेंट की बात हो रही है, तो आप लोग लेके जाते हैं तोहफे तहाइफ लेके जाते हैं, तो अगर उनको बड़े खूबसूरत आप बास्केट्स को भी इसी गोटे के साथ डेकोरेट कर सकते है। जी मैं वो भी करती हूँ। और समटाइम्स तो अकीके पे, बच्चों के अकीके पे मुझसे ये बास्केट्स बनवाई जा रही होती हैं, गोद भराई पे। गोद भराई पे, हाँ जी गोद। इवन मैंने एक टिकटॉकर थी, उनकी गोद भराई पे इस तरह की पोटली भी बना के दी थी उनको, तो उन्होंने वो यूज़ की थी, सेम ऐसी ही थी वो। तो इसके अलावा वो बैंगल्स के जो हैंगिंग्स होती हैं, जैसे यहाँ पे हैंगिंग्स मैंने लगाई हुई हैं कस्टमाइज नेम वाली, वो बैंगल्स के साथ भी उन्होंने वो अटैच करवाई थी। पोटली के दरमियान में लिखा जाता है कि जैसे जिसका हकीका हो, बिल्कुल सही है। ये देखें ना साथ, और ये देखें ना इसके साथ जो हैंगिंग्स हैं, तो ये बड़ा ही एक प्यारी सी लुक देता है। तो जब आप पूरी चीज़ को होल्ड करते हैं तो इट गिव्स अ वेरी नाइस प्रिटी काइंड ऑफ हैंगिंग फीलिंग। अच्छा, अब आप बताइए कि बैंगल्स कैसे हम बना सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी हो ना जिसमें हम बच्चों को भी मसरूफ़ रख सकें। कि ये मेटल की बैंगल्स इन्हें कहते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल, हाँ। और मैं प्रेफर करती हूँ लाइट कलर को, कि अगर इसमें कोई वाइट कलर है, मतलब वाइट बैंगल्स बनानी है, तो वो उसमें से ये नज़र नहीं आएगा, सी थ्रू नहीं होगा फिर। ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने ये क्या करना होता है, ये मैंने 2 बैंगल्स इकट्ठी लेनी होती हैं, जैसे कि ये हैं 2, ये 2 बैंगल्स मैंने इकट्ठी लेके, ठीक है, साथ में यहाँ से थ्रेड लूँगी, ये वाले वुलन थ्रेड मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और यहाँ से मैं ऐसे कट डाउन करूँगी। ऑलमोस्ट मैं ये डबल करके 1 मीटर इसकी लेंथ लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, ताकि ये इजीली बन जाए और जल्दी बन जाए। अब मैं इसको 4 फोल्ड्स करके इस तरह से यहाँ से हल्की सी ग्लू लगानी है, बस बहुत लाइट। ठीक है, और विदाउट एनी ग्लू मैं इसको पकड़ के ऐसे बनाना शुरू करूँगी। ठीक है, ये देखें, और इसको हम ये मैं ऐसे रैप अप कर रही हूँ, और ये मैं रैप अप करके ऐसी बेस बनेगी। ठीक है, ठीक है, हर बैंगल्स के लिए रिक्वायर है। अगर ये आप प्योर गोटे में करना चाहते हो तो उसके लिए जैसे ये गोल्ड सी लुक दे रहे हैं, इस तरह के गोटे में बैंगल्स बनेगी सारी वो। ठीक है। अगेन आप पे डिपेंड करता है व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू वांट टू डू इट। गोटे का सिर्फ ये होता है कि अगर पूरी वो गोटे की बनी हुई हो ना तो ज़रा चुभती है बैंगल, तो अगर आप सॉफ्ट वुलन बेस बनाते हैं तो वो कंफर्टेबल भी रहती है और फिर आप ज़्यादा देर तक उसको पहन भी सकते हैं। सो मेरा ये होता है कि देखें दिखने में भी चीज़ अच्छी लगे लेकिन आप कंफर्टेबल भी हों। जी अच्छा, तो ये इसके बाद मैं इसके ऊपर ये पेस्ट वर्क के साथ, कि मतलब सुई धागे का काम कई बच्चों को नहीं भी आता, तो मैंने इसलिए पेस्ट वर्क के साथ इसको आज मैं बनाऊंगी। चलें, ठीक है, तो ये तो समझ आ गई कि ये इस तरह से हमने बनाया। ये मैं बाद में कर लूँगी। ठीक है, ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक गोटा है, ये इस तरह की जो पतली सी एक तार होती है जी, ये एक कह लें कि नलकी सी होती है उसकी, उससे मिलता है। इसको भी थोड़ा सा एंड पे ग्लू लगाऊंगी, ज़्यादा, जितना ज़्यादा ग्लू लगाएंगे उतना ज़्यादा मैस होगा, उतना ज़्यादा ये रफ हो जाएगी। तो इस गोटे का मैं क्रॉस बनाऊंगी ऐसे, और इसमें मुझे हादिया भी हेल्प आउट करेगी। चलो जी, चलें हादिया, अब आपका काम है। ये क्रॉस बनाना है आपने, और फिर है ये एक चेन मिलती है, ये हर कलर में अवेलेबल होती है, ये वाली स्टोन्स की, राइन स्टोन्स की चेन होती है, ये बड़े मज़े की होती है। तो अब मैं बैंगल्स के ऊपर भी ये मतलब करूँगी, ये स्टिक हो जाएगी, स्टिक होगी असल में स्टिक आपने के बाद थ्रेड वर्क भी होगा इस पे, क्योंकि आपने एक्चुअली इसके ऊपर वो लगा दिया ना ऑलरेडी वुल का, तो उसका होल्ड, उसकी ग्रिप भी अच्छी होती है। ये ग्लू गन से भी लग सकती है, लेकिन ये कि एक टाइम आता है ग्लू गन के साथ जो लगी हुई चीज़ें होती हैं वो हॉट ग्लू वाली उतर जाती हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये स्टिक को ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसके मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकनेस होती है और ये ड्राई जल्दी हो जाती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे इसका ये होता है। तो ये बहुत स्लाइट सा यहाँ पे मैं लगा के, अक्सर लोग ये कहते हैं भाई हमें बैंगल्स नहीं अपने कपड़ों के साथ की नहीं मिल रही, कभी कभी कुछ थोड़ा डिफरेंट सी चीज़ होती है, तो आप फिर उन चीज़ों को भी कवर कर सकते हैं इस तरह से। इवन मोस्टली मुझे ऐसे करते हैं कि ड्रेस दिखा के वो सेम गोटे की गोटा पत्ती जो उनके ड्रेस में यूज़ हुई होती है वो वैसी कस्टमाइज़ करवा रहे होते हैं।
कि ये हमारा ड्रेस है तो आपने इसके साथ ये गोटा कोई पत्ती यूज़ सेंसिबल करनी बात है, जब आप इतना महंगा ड्रेस बनवा ही रहे हैं है। जी तो आप फिर ये भी अपना एक शौक पूरा कर लें, व्हाई नॉट। लेकिन ये बड़ा इंट्रिकेट काम है, ये कोई मतलब ये थोड़ा सा मतलब है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये, इसके लिए एक्सपर्टीज रिक्वायर होती है। क्योंकि वही वाली बात है ना, वरना मेस बहुत ज़्यादा मच जाता है। बट अगेन अगर आपने फॉर एग्जांपल घर में बच्चों को बिजी करने के लिए या अपने आप को बिजी करने की हद तक करना है, तो जितना आप वक्त गुजारेंगे ये काम करने में, आई एम श्योर कि जब आपने भी ये काम शुरू किया होगा तो इतनी नीटनेस भी नहीं थी तब, आज से 11 साल पहले की बात है शायद ये। तो लेकिन ये कि बाय द टाइम ये कहते बट हैं कभी कि सोचा था कि ये काम आपका प्रोफेशन बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। इवन मेरे पापा जो थे वो डांटते होते थे कि तुमने अपनी आईसाइट वीक करनी है ऐसे काम करके, तो छोड़ो इन्हें, तुम कोई और एक्टिविटी करो जिसमें तुम्हारी मतलब आईसाइट वीक ना हो। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर रही हूँ। तो क्या क्या चीज़ें बना लेती हो? और जैसे कि आपने कहा कि पोटलियाँ ये बन जाती हैं, प्लेटर्स बन जाते हैं, तो इसके अलावा ज्वेलरी सारी गोटे की ज्वेलरी है। मुझे दिखाएं, मैं हमारे जैसे ये व्यूअर्स को है दिखाती हूँ। चोकर, लाइए। इयररिंग्स एंड रिंग सिल्वर गोटे में। अब देखिए, ये प्रॉपर ये सारी ज्वेलरी होती है मेहंदी के, मतलब मायूं ब्राइड्स की ये ज़्यादातर होती है। देखिए ना, आजकल असल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और वैसे भी माइयों की ब्राइड पे को सूट ज़्यादा यही यहाँ सीधा पे देना, है हाथ ना, दे जल्दी से। ये ज़्यादा मेरे ख्याल से गोटा ही सूट करता है। ये देखिए, ये एक अंगूठी है, ये रिंग है गोटे की, कितनी खूबसूरत है। और बाय द वे अस्मा अब्बास साहिबा को भी हम अक्सर देखते हैं अपनी ब्रांड की, मतलब उन्होंने साथ में गोटे की ज्वेलरी भी पहनी होती है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक सेट है। उसके अलावा भी डिफरेंट कलर्स में अगर हम जाएं तो ये देखिए कि ये आपके इयररिंग्स आ गए गोटे के। देखिए, बहुत ही प्रिटी किस्म की एक लुक आती है, बड़ी एलिगेंट। मतलब आपने जितना ट्रेडिशनल में जाना है आप ट्रेडिशनल में जा सकते हैं, आपने जितना वेस्टर्न लुक में जाना है आप वेस्टर्न में जा सकते हैं। मतलब द पॉइंट इज़ आप ऑल इन ऑल अपनी तैयारी। और ये कुछ इयररिंग्स ये भी हैं, इनमें बिंदिया भी पड़ी हुई है। वेरी नाइस, बिंदिया भी। लेट्स लुक फॉर द बिंदिया। अच्छा, अब देखिए ना कि ये ज्वेलरी ये अगर बेस आपने है। बनानी है तो ये देखिए इस तरह करके आपको ये मार्केट में मिल जाती हैं। इसके ऊपर आपने जो मर्जी रिंग के ऊपर लगाना है आप लगा सकते हैं। ये देखें, ये दो एक्चुअली कंबाइंड है, मैं आपको अलहदा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपने वन टाइम पहननी है चीज़ और फिर आप इसको एज अ कीपसेक, और अगर प्यारी बनी हुई हो तो आप बार बार पहन सकते हैं। अगर आपने कीपसेक के तौर पे, अब ये देखें, इट्स सो प्रिटी एंड इट्स सो एलिगेंट एंड देखिए इनएक्सपेंसिव। ये देखें, ये बटरफ्लाई के हैं। अभी अगर आपने वैसे ही Earrings अपने भी लिए बन बनाने हैं इयररिंग्स, या आपने इसका ब्रोच बनाना है या इसका नेकलेस बनाना है तो आप बना सकते हैं। ये देखें, मतलब देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। मुझे तो खैर जो बहुत ज़्यादा पसंद आया है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये देखें, और डबल साइडेड है तो अगर घूम भी जाता है तो दोनों साइडों पे इसके हुआ है। सो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस व्यूअर्स इन टर्म्स ऑफ आप क्या करना चाहते हैं। और आजकल गोटे की रिंग्स बहुत ज़्यादा इन है, लोग बहुत ज़्यादा पहन रहे हैं। आप देखते हैं कि नॉर्मली मेहंदी शादियों पे- पे भी पहन लेते हैं। मेहंदी पे गिव अवेज के लिए बहुत मतलब कह लें कि पॉपुलर रीजनेबल भी हो जाती है ये देने के लिए, और popular चीज़ हैंडमेड भी। गिफ्ट भी, मतलब हैंडमेड गिफ्ट उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। अच्छा, ज़रा मुझे दिखाएंगी कि बैंगल्स कहाँ तक अब पहुँची हैं? बैंगल्स में एक ही मैंने वो जो गोटे का क्रॉस बताया था ये वो है, और इसको जो मैंने राइनस्टोन की चेन थी। और ये देखिए इतनी कंफर्टेबल टू वेयर है, मतलब चुभ नहीं रही, तंग नहीं और कर ये रही। जो राइनस्टोन की चेन थी उसको मैंने मतलब ये ऊपर स्टे करे, गिरे ना, उसको स्टिफ करने के लिए मैंने ये तिल्ला थ्रेड यूज़ किया है। और वो उसकी लुक भी और ज़्यादा जी, enhance और हो जाए। उसके साथ मतलब इसके एक ये बेनिफिट होता है कि अगर ये थोड़ा बहुत अनटाइडी सा लग रहा है तो वो सारा कवर कर देता है ये तिल्ला। अच्छा, अब मुझे एंड में बताएं कि जो ख़वातीन आपको देख रही हैं या मर्द हज़रात भी देख रहे हैं, ये ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ ख़वातीन करें। ये आपके हस्बैंड फॉर एग्जांपल आपके साथ बैठ के ये करते हैं, इवन दो उनका अपना एक बिजनेस है। ये जी। बड़ी एक रिलैक्सिंग चीज़ है। सो आप क्या कहेंगी, क्या वर्ड्स ऑफ विजडम क्या शेयर करेंगी? मैं चाहूँगी कि जो कह लें कि होम मेड जो भी चीज़ होगी वो मुझे तो परफेक्ट लगती है। आपके घर में कुछ भी वेस्ट है उसको वेस्ट ना समझे, एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि जो भी चीज़ है आपने इसको यूटिलाइज कैसे करना है। इवन टिश्यू के जो रोल होते हैं उनका जो अंदर एक कार्डबोर्ड सा होता है उससे इतनी ज़्यादा चीज़ें बन सकती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है।
इवन जैसे कि अगर आप एक आप होम डेकोर की कितनी जी चीजें बना स्पेयर, सकते अगर आपके पास कोई फैब्रिक का पीस है आप उससे बो टाइज बना सकते हो। आप गिफ्ट रैपिंग उससे बहुत अच्छी कर सकते हो। ये देखिए, अगर आपके पास कोई स्पेयर रिबन पड़ा हुआ है तो अगर आप उसको इस तरह से टाई करके कोई गिफ्ट देंगे तो वो उसकी लुक और ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएगी। हाउ प्रिटी। और व्यूअर्स वही वाली बात है ना कि चूड़ियाँ मैंने आप लोगों को नहीं अभी अब ये दिखाई ना कि अब ये मल्टी कलर्ड चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा इन है। ये देखिए कि कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी एलिगेंट लग रही है। जो क्रॉस वर्क हमने आपको दिखाया, ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। और ये अगर आप गिफ्ट के तौर पे दें तो आपका तोहफा। और ये जो अंदर राउंड कार्डबोर्ड है, अब जो जैसे कि उन्होंने कहा कि जब टॉयलेट रोल होता है उसको आप कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला देखें, वेरी नाइस पीची पिंक। आजकल इस कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं लेकिन चूड़ियाँ बड़ी कम इस कलर की आपको मिलती हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एक पूरी बैंगल्स की कलेक्शन है जो आप देख सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप आजकल अब समर्स में देखें ये वाले कलर्स बहुत पहने जाते हैं। So, मतलब आप इस किस्म की चीज़ें अगर क्रिएट कर लें तो क्या ही बात है। सब पे ग्लू लगा दो। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू हादिया, आपका भी फॉर योर हेल्प। और व्यूअर्स, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अभी हम समर्स की बात कर रहे हैं और बच्चों को भी बिजी रखने की भी हमने बात की। तो समर वेकेशंस में हम कैसे यंग लोगों को ऑक्यूपाइड रखें, व्हाट आर द राइट एक्टिविटीज़ उनको एंगेज करने की। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं तो बच्चे सोचते हैं भाई खुली छुट्टी, तो खुली छुट्टी ठीक है नहीं है, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सब माओं और सब बापों के और बल्कि नाना नानी दादा दादी की दिल की बात आज करने जा रहे हैं। समर वेकेशन में बच्चों का क्या करें, उनका अचार डालें, उनको घर में लॉक कर दें, क्या करें, कहीं भेज दें, क्योंकि बच्चे दिमाग की दही निकाल देते हैं। देखिए, मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है लेकिन मुझे स्कूल की ब्रेक की ज़रूरत होती है एज अ पेरेंट। मैं ये बात कह रही हूँ, ऑब्वियसली हर माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, लेकिन वो जो कुछ गैप मिल जाता है ना माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से, वो ज़रा ताल्लुक भी अच्छा रहता है। समर वेकेशन के बीच में कहीं जाके ना बच्चे माँ बाप की शक्ल देखना चाहते हैं ना माँ बाप बच्चों की शक्ल देखना चाहते हैं। एक बड़ा तंग आने का भी स्टेज आ जाता है, और स्पेशली जब बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं। लेकिन समर वेकेशन का सही इस्तेमाल क्या है, ये आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। मेरी 3 बहुत प्यारी दोस्तें और 3 बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड ख़वातीन ने हमें ज्वाइन किया है। साहिबा नज़ीर साहिबा हमारे साथ है, पेरेंटिंग कोच, एजुकेशनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। फिर हमें ज्वाइन किया है हमारी नई दोस्त फरहाना उस्मान ने। आप एजुकेशनिस्ट है, 15 साल से टीचिंग एंड हेडशिप एक्सपीरियंस है इन renowned प्राइवेट स्कूल्स, करंटली वर्किंग एज अ हेड मिस्ट्रेस इन अ प्राइवेट स्कूल। इनसे ज़रा सही हमने जानना है कि हम क्या करें। 8-9 महीने तो साम लेते हैं बच्चों को, फिर हमारे सिर पे लाद देते हैं, हम क्या करें। एंड देन देयर इज डॉक्टर बिस्मा एजाज। शी इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एज यू ऑल नो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी हैं, हेड एक्टिव सिटीजन्स प्रोग्राम एट द लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिस्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ओके, ऑल 3 ऑफ यू आर लुकिंग लवली, लेकिन मैंने बहुत ही अनलवली सी बात करनी है। गर्मियों में छुट्टियों में बच्चों का क्या करें। अभी मैं सिर्फ तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ, उसके अलावा क्या हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले मैं प्योरली पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहती हूँ। देयर इज़ 2 or 3 स्कूल्स ऑफ थॉट। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ होमवर्क, समर होमवर्क अगर मिल जाए तो इट्स ओके। कुछ लोग कहते हैं कि भी समर स्कूल जारी रहना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो स्कूल की रूटीन से ना निकलें। फिर एक तीसरा पर्सपेक्टिव है कि ब्लेंडेड सा, कि मतलब थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ और चीज़ें दें, लेकिन ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि ये सारा काम जब तक बच्चे मुकम्मल नहीं करेंगे तब तक उनको नंबर नहीं मिलेंगे या ग्रेडिंग नहीं होनी चाहिए समर होम। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा जो आपने तीनों ऑप्शंस दिए हैं ना जोगन, मेरे ख्याल में मुझे वो ब्लेंडेड वाली अप्रोच ज़्यादा बेहतर लगती है। मुझे लगता है कि बिकॉज हम एकेडमिकली बात कर रहे हैं तो छुट्टियों से फ़ौरन पहले हमें रिजल्ट्स मिलते हैं कि इस साल में आपके बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया। तो आई थिंक एकेडमिकली तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर होता है देखने के लिए कि मेरा बच्चा मैथ्स में लैक करता है या रीडिंग लिटरेचर में लैक करता है या साइंसेस में। तो
तो फिर तो आप इस गर्मियों की छुट्टियों को बहुत एक गनीमत समझें, एक अपॉर्चुनिटी समझें कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जा सकती है छुट्टियों को लेकर। अच्छा, ये है कि घर में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। जहाँ तक स्कूल का ये ताल्लुक है कि आप बहुत सारा होमवर्क दें या ना दें, तो मुझे लगता है कि होमवर्क देते हुए ये ज़रूर सोच लें कि बच्चों के ऊपर कंपल्शन ना हो, एक तो ग्रेडेड ना हो, प्लस अगर प्रोजेक्ट बेस्ड कोई उनको काम दीजिए कि जिसका आउटकम वो डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। अगर कोई राइटिंग में अच्छा है तो उसका रिस्पॉन्स राइटिंग में दे, अगर कोई स्पीकिंग में अच्छा है तो वीडियो बनाए, आईटी हेल्प ले, कोई प्रोजेक्ट बेस्ड, और वो होमवर्क बच्चों को इंटरेस्टिंगली इंगेज करने के लिए हो, ना कि उन पर और पेरेंट्स पर, क्योंकि कभी कभी होमवर्क जो आता है वो अम्मा अब्बा का होमवर्क बन जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ योर क्वेश्चन, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की। देखिए, वर्किंग पेरेंट्स जो हैं उनको 3-4 माह की छुट्टी नहीं मिलती। अभी मैंने आपकी तबीयत सेट करनी है इस मामले में, क्योंकि आप इस जुमरे में बड़ी बुरी तरह से आती हैं। तो होता ये है कि स्कूल का होमवर्क तो अपनी जगह होता था, वो समर वेकेशन का होमवर्क आपके सिर पे आ जाता है। अब छुट्टी पे अगर आप बच्चों को लेके जाते हैं तो वो माँ बाप की भी छुट्टी होती है। उस दौरान भी ये एंजाइटी होती है कि यार अब हम इनका काम कैसे कराएं। अगर फॉर एग्जांपल नाना नानी दादा दादी किसी आपके भाई बहन की तरफ भी बच्चे 1-2 हफ्ते के लिए आप छोड़ आते हैं कि वो वहाँ पे भी इंजॉय कर लें, तो वहाँ पे उन पे बर्डन पड़ जाता है। तो अगलों के लिए बच्चे एक रहमत या हैप्पीनेस की जगह एक जहमत बन जाते हैं। ऐसे ही है। और अगर थर्ड पार्ट का मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगी समर कैंप को लेकर। तो जैसे आपने बोला ना कि पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स भी होते हैं, तो अगेन आपने देखना है कि आपके बच्चे का प्रोडक्टिव टाइम घर पे गुजर रहा है या वो अनअटेंडेड है, तो बिल्कुल अपने वक्त को और अपनी हेल्थ को और अपनी रूटीन को लेके ज़ाया हो रहा है। मेरी बात सुने, अगर अटेंडेंट जिसका नाम माँ है वो घर पे है भी, तो ये सारी माएँ मेरे साथ एग्री करेंगी कि भाई हमारी क्या गलती है कि अब हम घर के भी सारे काम सांभे, सारी चीजें वो भी मैनेज करें, और फिर सिर भी बच्चे भी सिर के ऊपर नाच रहे हैं। एक ने किसी का सिर फाड़ दिया तो दूसरे ने घर को आग लगाने की। अच्छा, वैसे तो खैर ये मेरे ही बच्चे हैं, नॉर्मल लोगों के बच्चे तो जरा नॉर्मल ही होते हैं। मैं बताऊं, ये मतलब ये इतना भी मुश्किल नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये इतना ही मुश्किल हो जाए अगर आप अपने बच्चों को आपने एक बच्चा पाला है, अच्छा ये भी सही, ओनली चाइल्ड, और मेरा हमजा भी जब तक ओनली चाइल्ड था, अल्लाह दी कसम मैंने बड़ी अच्छी मदद, उससे ज्यादा कोई अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद एहसास हुआ कि 1 मिनट, जिनके बच्चे 1 से ज्यादा होते हैं तो आई थिंक ये समर कैंप उनके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है। फिर उनको तो फौरन से पहले अपने बच्चों को, थोड़े से जरा धीमे टेम्परामेंट के भी होते हैं, पेरेंट्स से अटैच्ड भी होते हैं, और दे आर हैप्पी टू हैंग आउट। उनके अंदर थोड़ी सी एडल्ट टेंडेंसी ज्यादा होती हैं। जो दूसरे बच्चे होते हैं तो लफंगे होते हैं। आई एम सॉरी, लफंगे के अलावा मेरे जहन में और कोई वर्ड नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे सामने अपने बच्चे नाच रहे हैं और 1-2 और मेरी टीम के लोगों के बच्चे नाच रहे हैं। हमारे प्रोड्यूसर उमर साहब के बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी घर आते हैं तो वो और मेरे बच्चे मिल के अनकरीब घर को या तो आग लग जाती है, मुझे लगता है छतें गिर जाती हैं। जी अच्छा जुगन, साइमा ने बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि ब्लेंडेड अप्रोच लेनी चाहिए बच्चों की समर ब्रेक। स्कूल वाले तो कहते हैं अगर ना काम किया तो हम इसमें से 10% ऑफ योर ग्रेड या 20% ऑफ योर ग्रेड। नहीं, वो आई वुड डिसएग्री विद दैट कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रेडिंग नहीं होनी चाहिए समर ब्रेक टास्क्स की, और जो काम बच्चों को देना चाहिए वो एकेडमिकली भी इम्पॉर्टेंट हो, अदर देन दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, जिसमें बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और उनकी मेंटल एंड फिजिकल ग्रूमिंग दोनों चीज़ों के बारे में सोच के फिर उसके बाद टास्क स्कूल को देने चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि 3-4 बच्चे हैं और किस तरह से मैनेज करें मदर्स एंड ऑल, तो उसकी पहली चीज़ जो वो यही है कि रूटीन सेट करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर पेरेंट्स, ताकि वो हम बहुत सी चीजें सेट करते हैं, वो सेट नहीं होते। मसला ये है चीजें तो सेट हो जाती, बच्चे सेट नहीं होते। अच्छा, उसमें वही है ना कि लर्निंग को हमने देखना है कि किस तरह से हम डेली रूटीन के साथ भी अपनी मैच कर सकते हैं, किस तरह से हम डेली टास्क के साथ रूटीन के साथ अपनी लर्निंग को भी लेके चलना है। अब देखिए ना, नो प्रेशर वाले जब आप लोग टास्क देते हैं, जैसे कि अगर कोई, अब बड़े स्कूल्स ने गार्डनिंग कि भाई आपने दरख्त लगाना है और आपने जब उसको लगाना है तो शुरू से लेके एंड तक आपने पिक्चर्स या उसको डॉक्यूमेंट करना है, हमने देखना है उसकी ग्रोथ, और आपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल उसको लेके आना है हमें दिखाने के लिए। अब ये चीजें मैं समझ सकती हूँ, ये चीजें इंटरेस्टिंग है, वो है। अब अगर मैथ्स का होमवर्क कराना है या उर्दू का काम कराना है तो देखिए माँ बाप को साथ बैठना ही पड़ता है।
देखिए, जैसे अभी पहले हमने बात की कि हम अगर डेली रूटीन्स को साथ में इन्वॉल्व करें एकेडमिक्स के साथ, जैसे अगर आप मदर्स हैं वो बच्चे को कुकिंग में अपने साथ इन्वॉल्व करें, केक बेकिंग में सपोज अभी जैसे हम गोटे की चीजें बना रहे थे, लड़के लड़कियां दोनों आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का काम कर सकते हैं। उसमें अगर करें तो उसमें मैथ भी बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व किया जा सकता है। उसमें देयर आर थाउजेंड्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ जो कि कुकिंग और बेकिंग में आप उसको इम्प्लीमेंट करके बच्चे को सिखा सकते हैं। मेजरमेंट्स एंड जी बिल्कुल उसी तरह से। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स कि वो बच्चे की रूटीन किस तरह से सेट करते हैं। अगेन टाइम का सेट होना और उसमें कितना उन्होंने बच्चों ने रिटन टास्क करना है, कितनी रीडिंग करनी है, कितना आउटडोर जाएंगे प्ले करने के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट को कितना टाइम देना है। अगेन वही बात कि अगर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं उसमें भी आप लैंग्वेज को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मैथ को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर बच्चे जो हैं वो आउटिंग पे पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं कि नॉर्दर्न एरिया सपोज जा रहे हैं, दे लर्न so many things, you know, with that also. जो पेरेंट्स भी हैं उनको भी छुट्टी मिल, अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि दोनों अगर टीचिंग प्रोफेशन से हों तो उनको मिल जाता है समर में टाइम ऑफ। अगर वकील फॉर एग्जांपल उनको 1-1.5 महीना ऑफ मिल जाता है कोर्ट से, तो इन मामलात में मतलब ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि अगर अब इनको होमवर्क नहीं हमने कराया तो स्कूल में स्यापा पड़ जाएगा। तो आई थिंक आप भी ब्लेंडेड अप्रोच के साथ ब्लेंडेड अप्रोच के साथ। और वही बात कि पहली चीज़ पेरेंट्स को भी ये देखना है कि बच्चों को ये जो ब्रेक मिला है इसको कितना हम इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए। बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो फैमिली का टाइम जो है वो अच्छे से स्पेंड होना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए कि ब्रेक को इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, अ मंथ और सो। तो उसमें देखिए जिनके बच्चे 15-16 साल के हैं, देखिए उनको तो समर वेकेशन को यूटिलाइज करना है अपनी तैयारी के लिए जी, क्योंकि आगे आपने मेजर एग्जाम्स की तरफ जाने हैं। मतलब 14 साल की उम्र के बाद मैट्रिक की तैयारी हो, मैट्रिक के सिर पे आ जाते हैं एग्जाम्स, ओ लेवल्स आ जाते हैं जो IB सिस्टम में होते हैं उनके मॉक्स और ये। सो ऑब्वियसली एक सर्टन एज ग्रुप के बाद तो बच्चों को समर में उस टाइम को यूज़ करना पड़ता है अपनी तैयारी के लिए जी। इसके अलावा बड़े बच्चों के लिए समर कैंप्स भी अवेलेबल हैं जो कि उनको डिफरेंट कोर्सेज तैयार करवाते हैं। एंड ऑल्सो इंटर्नशिप की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि बच्चे लेते हैं और अपने ऑफ कोर्स वो तो खैर ओल्डर एज है, बट मैं इसीलिए मैं यंगर ही लॉट की बात करना चाह रही हूँ क्योंकि ओल्डर एज में तो मतलब हम जो भी बात कर लें, जिनके बच्चे ज़रा कमज़ोर है पढ़ाई में वो भी उस पर तवज्जो देते हैं कि भी गर्मियों में थोड़ा काम पढ़ाई पे दो, अकेडमीज जाओ, ये वो करो। और फिर वो बच्चे भी जो स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स होते हैं उनको खुद टेंशन होती है, सो वो तो एक सेपरेट चीज़ है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट यंग किड्स जो हंसने खेलने उस एज ग्रुप में। जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा जुगन, मैं आपको पहले ये बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस एज अ मदर टू यंगर किड्स वो काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है। मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े बड़े हैं तो उनकी रूटीन इज़ वेरी हैप्पी एंड वेरी समर हॉलीडेज याद है? यस, मैं अभी उसकी एग्जांपल दूंगी आपको कि मैंने कैसे समर ब्रेक्स को हैंडल किया था। आई वुड एग्री विद द लेडी हु जस्ट सेड कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ है जिसको वो लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि जब छुट्टियाँ आएंगी तो हम उसमें एंगेज होंगे। जैसे इंटर्नशिप्स हैं, दे विल बी हेल्पफुल फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। बच्चों की जहाँ तक बात है, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो अगर 3 महीने की छुट्टियाँ तो पहले महीने में उनको बिल्कुल नहीं पढ़ाती थी। मतलब द फर्स्ट मंथ इज़ द टोटल ब्रेक फ्रॉम स्टडीज़। पर टॉक योर वर्किंग लेडी, मिला है तो आप क्या करती थी? मैं अपने एग्जांपल बताती हूँ। 1 महीना टोटल ब्रेक है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई लिखाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट फन एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। पेंटिंग का शौक़ है तो पेंटिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग का शौक़ है तो गार्डनिंग कर रहे हैं। पेट्स नए लेके आते थे हम घर में कि पेट्स जो हैं उनके साथ वो इंगेज करें, नेचर के साथ ज़्यादा इंगेज करें ताकि उनके अंदर वो चीज़ जो पिछले 6 महीने से या 4 महीने से नहीं है उनकी लाइफ में वो चीज़ एंटर हो जाए। स्विमिंग, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद समर वेकेशंस का पूरा एक स्लॉट होता है जिसको आप प्लान करते हो कि ये नॉर्दर्न एरियाज़ का ट्रिप होगा जिसमें पूरी फैमिली जो है वो चलेगी। तो इसमें आप समझो कि 1.5 मंथ कंज्यूम्स आप, बाकी रह गया 1.5 मंथ। उसमें अब आप कहो कि मुझ पे यह प्रेशर हो जाता है कि मैंने बच्चों को पढ़ाना है या होमवर्क कंप्लीट करवाना है। ना मैं खुद प्रेशर लेती थी ना मैं बच्चों को लेने देती, बिकॉज उसके लिए भी हम फ़न एक्टिविटीज़ के साथ ही उसको एंगेज करते थे। वी यूज़ टू मेक अ टाइम टेबल फॉर द डे कि मॉर्निंग में चूँकि मैं काम पे हूँ, बच्चे घर पे हैं, तो दे कैन बी प्लेइंग विद देयर टॉयज़ एंड मेड इज़ लुकिंग आफ्टर द किड्स एंड दे विल बी हैंगिंग अराउंड विद द ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। शाम के वक्त फिर हमारा 2 घंटे का सेशन होता था 5 to 7 जिस पे हम बैठते थे एंड वी यूज़ टू कंज्यूम इट फुल्ली टू देयर वर्क। उसमें जो भी उनकी वर्कशीट्स होती थी, जो भी काम होता था, दे यूज़ टू डू इट। उसके बाद टीवी टाइम है, खाना है एंड देन दैट्स इट, बेड टाइम। दिन में 2 से 3 से ज़्यादा घंटे मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती थी। एंड आई सॉ दिस थिंग
कि उसका उनकी ग्रेडिंग पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया। मतलब वो होता है 3 महीने पढ़ते जा रहे हैं, बट रोज का एक टाइम चीज़ टेबल जो बना मैं है। आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो एक समर वेकेशन में मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो हैं, जैसे कि मैंने हमेशा हमज़ा के साथ भी यही किया और हसन के साथ भी यही करती हूँ। नूर अभी हमारे काबू में नहीं आ रही, छोटी वो तूफ़ान है एक माशाल्लाह, लेकिन जो उनका स्केड्यूल सोने का होता है हम उसी को कोशिश करते हैं कि मेंटेन करें समर के अंदर भी। ट्रू। लोग सुबह के 2-2 बजे तक उनके बच्चे जागे हुए होते हैं, फ़ोन करो तो मतलब वो कहते हैं कि यार क्या करें, बच्चे जागे हुए थे, सर पे नाच रहे थे 2 बजे, एंड आई एम लाइक रात के 2 बजे क्या कर रहे थे वो रात के 2 बजे? कौन से पत्थर तोड़ने होते हैं रात के 2? तो वो नहीं सोते नहीं है ना, छुट्टियां हैं। अब आई डोंट नो, बच्चे की रिक्वायरमेंट नींद की, स्कूल इस के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ना पेरेंट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। अगर आप थोड़े से खुद भी अपने कंफर्ट जोन में आगे कहते हैं ओके छुट्टियां आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे, तो बच्चे आपको ही फॉलो करेंगे। आप उनको थोड़ा सा एक डिसिप्लिन में वे में रखें। 3 महीने में ये नहीं है कि रात 2-2 बजे तक जाग रहे हो। अगर उनका स्लीपिंग टाइम 10 o'clock है तो दे शुड गेट बैक टू देयर बेड एट 10 o'clock। इट नीड्स टू बी डिसिप्लिन्ड। जो काम माएँ ही, हमारी जैसी माएँ ही कर सकती हैं। 8 o'clock 8 to 10 आई नीड सुकून। आई एम सॉरी, आप लोग अब इस वक्त ये सोच रहे होंगे सारे कि मैं बार बार मॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। व्यूअर्स, मुझे बड़ा वक्त लगा एक चीज़ का एहसास करने में, और मेरी डॉक्टर बिस्मा जैसी दोस्तों ने ये बात इनकलकेट की मेरे अंदर कि अगर अपनी ज़ात का ख्याल नहीं रखोगी ना तो फिर किसी का ख्याल रखने जोगी नहीं होगी। एंड जिस स्टेज में मैं अपनी ज़िंदगी के पहुंच चुकी हूँ व्यूअर्स, अगर मैं फंक्शनिंग इंसान नहीं हूँ ना, और मैं हेल्दी फंक्शनिंग इंसान, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब बस अपनी ज़ात के बारे में सोचें, लेकिन अगर आपने समर वेकेशंस में 2, 4, 5 दिन तो आपने एंजॉय करना है, उसके बाद आपने बच्चों को डांटना है, मारना है, इरिटेट होना है, देयर इज़ नो पॉइंट। उनकी छुट्टियां हैं, वो उनको लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं पूरा साल कि गर्मियों की छुट्टियां आएंगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, और सड़े बूथे वाले माँ पियो जब साथ घूम रहे होते हैं तो इट्स वेरी अपसेटिंग फॉर दोस चिल्ड्रन। और आई थिंक हम यही डिस्कस कर रहे थे अभी डॉक्टर बिस्मा से कि जब छुट्टियां हों तो पेरेंट्स को अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूर कुछ कर लेना चाहिए, बिकॉज उनके लिए एक चैलेंज है ऑफ कोर्स। एंड यू नो, सो आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट। और जिस तरह मैं कहती थी, मुझे एक्सरसाइज को याद है डॉक्टर साहब, मैं आपको कहती मैं वेट कम करना चाह रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही, मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा जब नूर के पैदा होने के बाद, और मैं काफ़ी आपके सामने थोड़ा बहुत हाइपर भी हुई थी। तो इन्होंने मुझे एक ही बात घूम के कही कि टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ। टाइम बंदा खुद बनाएगा तो बनेगा ना, अपने आप को। किसी ने कोई स्केड्यूल तो नहीं आपको भेज देना, वो स्केड्यूल आ भी जाएगा तो फॉलो करना है। सो अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखना, अपने मूड को पॉजिटिव रखना, ताकि वो जो बच्चों की एक्साइटमेंट है वो बर्बाद ना हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, समर वेकेशंस में किन एक्टिविटीज़ में एग्जैक्टली उनको इन्वॉल्व करें। डॉक्टर बिस्मा ने उस तरफ इशारा ज़रूर किया, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप प्रॉपरली बताएं कि भाई ये करें और इस तरह से करें। आप लोग क्या क्या करते हैं पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी, ताकि हम अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स अभी देख रहे हैं, उनको आइडियाज़ मिल जाएं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं। लजीज सा कीमा पुलाव तैयार है क्या? जी बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा कीमा पुलाव, तो और सैलड भी रेडी है और साथ रायता भी रेडी है। व्यूअर्स, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने शेफ़ से भी ये रिक्वेस्ट करें कि एक हेल्दी कंप्लीट मील। अब मुझे पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की चीज़ें जो हैं उसमें ये भी डलता है वो भी डलता है, बट हम देसी लोग हैं, हमने देसी खुराक बनानी है। उसी देसी खुराक को हम एक हेल्दी अंदाज में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू जैसे सो कि मच। सैलड है साथ और रायता भी है। सैलड और रायता भी है। थैंक यू सो मच। और हम बड़ी, आपको पता, दिल की बातें इस वक्त कर रहे हैं, तो इफ्रा जी अब हम भी सुन रही हूँ। आप भी सुन रही हैं। अच्छा, दिल पे पत्थर रख के हम भी ये गुफ्तगू करें। ओके, क्योंकि हमारा ये लास्ट पार्ट है इस सेशन का, तो आई वांट टू नो हाउ टू कीप आवर चिल्ड्रन बिजी इन अ हेल्दी वे। देखें, ये बात याद रखें कि हर बंदे के पास वसाइल नहीं है कि उनको समर कैंप में डालें। हर बंदे के पास ये वसाइल नहीं है कि किसी समर, मतलब किसी ऐसी जगह पे किसी क्लब का हिस्सा बना दें। जैसे कि आपको पता है कि ऐसे फैंसी क्लब्स हैं जहाँ पे आप अगर उनके मेंबर हैं तो बच्चे स्विमिंग भी कर सकते हैं, बैडमिंटन भी, मतलब ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये याद, इन चीज़ों को, इसको मद्देनज़र रखते हुए कि
बजट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ क्या करें? बिल्कुल जी मैम। बिल्कुल बजट फ्रेंडली माइंड में रखते हुए एक हम्बल होम्स के लोग कैसे अपने बच्चों को यू सी द ऑब्जेक्टिव इज कि आपका बच्चा हेल्दी और हैप्पी रहे। सो एकेडमिक्स एक तरफ, मगर अदरवाइज भी बच्चे का पूरा राइट है कि वो हेल्दी रहे और खुश रहे। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव डन एंड आई थिंक इट वर्क्स कि आप जो स्केड्यूल की भी हम बात कर रहे थे ना, रूटीन बना लें, तो वो बच्चों को दे दें कि आप अपना एक स्केड्यूल प्लान करो कि आप पूरे दिन में क्या करना चाहते हो। आई नो आप अभी इस पे एग्री नहीं करी, बट आई विल टेल यू। इससे होता क्या है कि वो तेल डाल दो, भाई बहन के ऊपर उनको आग लगा दो, घर की नींव हिला दो, हाँ, और बम अप्रूव फाड़ आप के। उसको खुद करेंगी बाद में। अच्छा ठीक है, ये ठीक अब है, वो thank you। बना रहे हैं और देन यू ऑल सिट डाउन एंड यू अप्रूव। मामा भी उस पर साइन करेंगी, बेबी भी उस पर, बच्चा भी उस पर साइन करेगा कि ये मैंने ओन किया। जब आप एक दफा उस पर अग्री कर जाएंगे तो फिर आप उसको फॉलो करेंगे। अब उसमें सिर्फ आपकी पढ़ाई नहीं है, उसमें आपकी सोशल एक्टिविटी है, उसमें आपको अब हम बाहर तो नहीं बच्चों को भेज रहे हैं ना, तो घर में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। वो नाश्ता बनाने में आपकी हेल्प करें, वो टेबल सेटिंग में आपकी हेल्प करें, वो पौधा लगाने में हेल्प करें, यानी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी स्किल डेवलप करें, उनके सोशल स्किल्स डेवलप करें, और कोई ना कोई उनके अंदर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की आदत ज़रूर डालें। तो थोड़ा सा टाइम उनको ये एक्टिविटी दे दें कि आपने अपने साथ गुजारना है और सोचना है। रीडिंग, एक हमारा कल्चर ख़त्म हो गया यहाँ पर, रीडिंग की उनको आदत ज़रूर डालें। अब ये सारी चीज़ें बहुत पॉसिबल नहीं भी लगती, चैलेंजिंग भी लगती हैं, मगर अब आपने उनको रिवॉर्ड भी करना है कि जब आप पूरा वीक, पूरा दिन ये एक्टिविटी करेंगे तो फिर क्या होगा, वी कैन हैव अ मूवी टाइम एट टुगेदर। उसमें हम पॉपकॉर्न्स बना, जो भी आप घर में चीज़ें कर सकते हैं। तो वीकली हम आउटिंग भी प्लान करें, वीकली उनके साथ मूवी टाइम भी प्लान करें, बट उनको ये बात का अंदाज़ा लगाने दें कि जब मैं एक स्केड्यूल पे एग्री कर गया हूँ, अब मैंने इसको फॉलो करना है, एंड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो उसमें आए, रीडिंग आए, आपके लोगों के साथ इंटरेक्शंस आए, घर में दादा दादी हैं, नाना है, नानी है, फुप्पो हैं, खाला, उनके साथ वक्त गुजारें, उनसे साथ बातचीत करें। तो ये जो फैमिली टाइम मिसिंग है, ये मिल के मुझे बड़ा इकट्ठे पसंद खाना, आया है। लाद दो खाला के लाद दो। ऊपर, फुफ्फो के ऊपर, मामू के ऊपर, थोड़ा चचा ताया के अरे ऊपर। दादा दादी पे तो जरूर ला दें, और नाना नहीं, नानी सब पे ला दें। सब पे ला दें अगर वो कुछ फारिग हैं तो। हम पाल नहीं सकते थे, इसीलिए तो हमने पैदा किया। एग्जैक्टली। तो कुछ उल्टा बोला मैंने, एग्जैक्टली कह दिया। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई वाज जस्ट जॉइनिंग यू ऑन दैट वन। तो आप मतलब एक्टिविटीज़ बच्चों की खुशी को नज़र रखते हुए और वो चीज़ें हेल्दी एक्टिविटीज़ बनाएं। पेंटिंग पसंद है, उनको वो सामान ला दें और लेट देम बी। ज़रूरी नहीं है कि उनको सुपरवाइज करते रहें हर वक्त, लेट देम बी। उनको जो काम पसंद है थोड़ी देर उनको छोड़ दें। बरामदे में अखबार बिछाए और बच्चों को कहा चलो बैठ के जो करना है करो। माँ बाप ये पेंट नहीं कराते क्योंकि गंद मच जाएगा। अच्छा, कोई अगर कुकिंग की एक्टिविटी करनी है तो नहीं करानी, ये गंद मचाएंगे। देखिए बच्चे गंदे होते हैं, ये चीज़ इसकी मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ कि बाहर जाओ, लॉन के अंदर खेलो, या चलो लॉन नहीं है तो घरों के करीब कोई ना कोई पार्क जरूर होता है। आप अपने टेरेस में या अपने गैराज में, आपके बाहर जितनी भी जगह है उस जगह को यूटिलाइज करें इन चीज़ों के लिए। हम एक्चुअली करते क्या है कि बस गैराज में अब गाड़ी खड़ी कर दी है ना, या बाइक्स वगैरह खड़ी कर दी हैं, तो अब जगह नहीं है, थोड़ी देर बाहर खड़ी कर दो, बच्चों को बाहर जगह तो वहाँ पे पंखा चला दो और उनको नाच मारने दो जो मारना है। एक कंटेन्ड जगह पे मैस मचेगा, ना कि आप कमरे में जाएं तो पता चले उन दीवारों के ऊपर पेंटिंग करनी शुरू कर दी। बिल्कुल जी मैम। अच्छा, उसी तरह से जैसे मिस ने कहा कि आप बट एज ए हेड मिस्ट्रेस, एज ए प्रिंसिपल, आई वांट टू नो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन सी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो पेरेंट्स को करवानी चाहिए? जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एकेडमिक्स को और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को हमने साथ लेके चलना है। हमने एकेडमिक्स को बिल्कुल भूलना नहीं है, कह दिया ना कि हमने करनी है साथ, करनी है साथ में। उसके अलावा रूटीन सेट करें। सबसे पहले तो ओपन माइंडेड रहें और एक्सेप्ट करें कि बच्चे आपके साथ हैं, उसकी एक रीज़न है आपके साथ हैं, उनको भी ब्रेक चाहिए। जैसे आपने खुद भी कहा कि आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, बच्चों को टाइम दीजिए और उनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग अपनी बेहतर करें, उनके साथ सोशलाइज कीजिए, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बाहर लेके जाएं। थोड़ा सा टाइम आप निकालें कि घर के करीब ही अगर कोई पार्क है, इट डजंट मीन कि वो कोई फैंसी पार्क हो, उसके अंदर बहुत कुछ हो। अगर सिर्फ एक ग्राउंड ही है और उसमें ही बच्चे बॉल के साथ भी चले जाते हैं तो दे लर्न सो मेनी थिंग्स। अदर देन दिस वो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, आसपास के बच्चों के साथ बातचीत करते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रोसरी जा रहे हैं करने, शॉपिंग वगैरह करने, उनको भी साथ लेके जाइए, उनको थोड़ी सी कुछ अमाउंट दीजिए। आजकल बहुत ज़्यादा है फाइनेंशियल लिटरेसी का एक कॉन्सेप्ट है, हाँ, उसमें आप बच्चों को दीजिए, उनको बताइए कि ये इतना अमाउंट है, इसमें यू हैव टू परचेज योर थिंग्स। वो उसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चों की लर्निंग हो रही है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स डेवलप हो रही हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैं आपको पता है, मैं आज भी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो 30+ उनकी एज है जी, वो कभी बैंक के अंदर गई ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
और चेक नहीं लिखना आता, चेक उनको लिखने इस्तेमाल की नहीं वो करना आता। उनका बैंक अकाउंट ही नहीं है। एटीएम कार्ड तो बहुत दूर की बात है, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है। और जब मैंने कहा कि बैंक अकाउंट, मेरे पास ऐसी बच्चियां काम भी करके गई हैं और अदरवाइज भी कहती ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हस्बैंड पैसे दे देते हैं। यानी कि पहले माँ बाप ने आपको मॉलिकॉडल किया, आपको कोई सेंस ही नहीं दी। उसके बाद मतलब देखिए कि एक फाइनेंशियल सेंस आप देते हैं ना। अब ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि भई आप ग्रोसरी लेने के लिए जा रहे हैं और देखिए एक सर्टेन एज के बाद आपने बच्चे को पैसे पकड़ाए और कहा बेटा चलो हम ये सब अब चीज़ें लेंगे, पेमेंट आप नहीं कर। बिल्कुल। और मैं इसमें ये कहना चाह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, दैट यू आर गिविंग सो मच अवेयरनेस टू द पेरेंट्स। जैसे आज ही मेरे पास कुछ पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा कि आपने एक टास्क दिया था जिसमें बच्चों ने पोस्टर्स कुछ बनाने थे एंड हमें बहुत ज़्यादा उनको सुपरवाइज़ करना पड़ा, बहुत ज़्यादा हेल्प करनी पड़ी और सारी उसमें। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बच्चा जैसा भी बना के ले आए, क्या आप उस पर मार्क्स काटेंगे, कुछ इस तरह होगा? तो मेरी बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है ना, गाइडेड देम कि आपने बच्चे को लिबर्टी देनी है, आपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उसको भी थोड़ी सी चॉइसेस दें कि वो अपने मुताबिक काम करे, वो प्रिपेयर करे एक चीज़ को। उसके बाद देखें आहिस्ता आहिस्ता ही बच्चों के अंदर लर्निंग और परफेक्शन आएगी। तो हमने माइंड सेट चेंज करना है और ये आप बहुत अच्छा जो है बच्चों लोगों को अवेयरनेस ये दे रहे हैं। बात, इस पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी और डॉक्टर साहिबा इस पे भी आपकी फीडबैक चाहूँगी और आपकी ऑफ कोर्स और क्या क्या हम बच्चों के साथ कर सकते हैं हेल्दी एक्टिविटीज़, क्योंकि आपने खुद भी अपने बच्चों के साथ की हैं। एक चीज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से नाराज़ भी होती हूँ और जो मुझे बड़ी बात ऑड भी लगती है, भाई प्रोजेक्ट बच्चे को मिलता है। आप लोग प्रोजेक्ट इसलिए बच्चे का करते हैं ताकि बाकी माओं के सामने आपकी इज्जत रह जाए। आपको ये नहीं होता कि वो बच्चा जो है वो प्रोजेक्ट करे, उससे कुछ सीखे। माएँ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खुद करके स्कूल भेज देती हैं। So that's a बच्चे से perfect सवाल thing। करो तो उसको कख नहीं आता। बिल्कुल। भाई ये कौन सी लर्निंग है? हम इस कंपेटिटिव माइंडसेट से जब तक नहीं निकलेंगे ना, देखिए मैं जिस किस्म की माँ है उस तरह की साइमा नहीं है। मैम जिस तरह आपकी जिस किस्म की आप माँ हैं या जिस तरह डॉक्टर साहब आप किस्म, हम आपस में एक जैसे नहीं हैं। हर बंदे का पेरेंटिंग स्टाइल फ़र्क है। लेकिन एक चीज़ जो हर पेरेंट में मैं देखती हूँ, मैं अपने बच्चे को कहती हूँ कि बेटा तो आपने जो बनाना है हसन बना लो। वो जब बाकी वहाँ पे लेके जाता है तो वहाँ पे फैंसी ये वो महंगी तरीन उस पर चीज़ें चिपकी हुई हैं। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यार मैं क्या करूँ। और जब टीचर से बात करो तो वो कहते हैं कि जी इस पे कोई ऐसा ग्रेडिंग नहीं होती है, एक लर्निंग के लिए होता है। लेकिन माँ बाप खुद बना के ले आते हैं, हम उनको क्या बोलें। अच्छा, आप जैसे बात करी थी कि सब अपना एक्सपीरियंस बताएं, मैं भी उसमें शेयर करना चाहूँगी कि जैसे मैंने मेरी फर्स्ट बॉर्न इज़ माय डॉटर, तो जब मैंने उसको रेस किया और उसकी जिस तरह से मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड थी टुवर्ड्स हर, कि हर वक्त अगर वो स्विंग्स पे जा रही है तो आई एम ऑलवेज हॉवरिंग अराउंड हर, उसको मैं बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो उसमें वो जो डर और झिझक थी वो रही काफ़ी अरसे तक, मुझे उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगा। वेयर एज माई सेकेंड बॉर्न, उसको अब मैं छोड़ देती हूँ, मैं उसको करने देती हूँ वट एवर टास्क ही वांट्स टू डू, जो भी वो करना चाहता है। और मैं देख रही हूँ कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत अच्छा है एंड ही इज़ इंडिपेंडेंट। वो अपनी बात बताना समझता है अभी से, ही इज़ जस्ट 4 एंड उसको पता है कि मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने क्या बात करनी है, कैसे। तो जिसे कहते हैं ना, आप बच्चे को चॉइसेस दीजिए और उसको थोड़ी सी ओनरशिप दीजिए सो दैट वो अपने काम खुद कर सके। जी डॉक्टर साहब। ओके, आई विल अगेन शेयर व्हाट आई यूज्ड टू डू विद माय किड्स। ये बच्चे जो होते हैं ना, इनकी भी एज की कुछ डिफरेंट सेक्शंस है। लाइक अगर आपका 2 से 6 साल का बच्चा है, 7 से 10 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, एंड देन टीनेज स्टार्ट्स। तो अब आपने ये सारे सेक्शंस बताने हैं मुझे। एग्जैक्टली, डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। हमारी बेस्ट फन समर एक्टिविटी क्या होती थी कि एवरी डे वी यूज्ड टू सेट अ पूल इन द पोर्च, उसको पानी से भरा है और बच्चे उसमें 3 घंटे के लिए खेल रहे हैं। मतलब दैट इज दैट मच डीप, जिसमें बच्चे जो छोटा सा, आप देखिए मुझे पता है कि एक वन टाइम एक्सपेंस है, लेकिन आप उसको अगर तरीके से रखेंगे तो आपकी सारी गर्मियां बल्कि 2-3 साल निकल जाएंगे। बहुत अच्छा मेरा वही वाला प्लास्टिक का पूल 2 साल से चल रहा है, अल्लाह करे कि अभी जब उसको उसमें सुराख ना हो जाए, किसी तरह हवा ना उसकी हो जाए। लेकिन हम 3 महीने की हमारी एक डिसाइडेड एक्टिविटी होती थी कि एवरी डे जो शाम का टाइम है, मतलब आफ्टरनून के बाद 3 बजे से लेके 5 बजे तक बच्चे जो हैं उसमें अच्छी तरह फ़न करेंगे, बैलून्स एक दूसरे को मारें, बॉल्स के साथ खेलें एंड एवरीथिंग। वो वाटर एक्टिविटी जो है ना, वो आपको वैसे ही बहुत बाद में कमज़ोर सा कर देती है, थोड़ा वीक कर देती है। बच्चे खाते हैं, पीते हैं एंड देन दे जस्ट यू नो गो टू स्लीप। एक तो ये एक्टिविटी होती थी। दूसरा ये जो मड एक्टिविटीज़ है ना, मिट्टी में खेलना एंड ये हम कहते हैं पूरी दुनिया में सैंड पिट्स होती हैं कपड़े। इसका बेस्ट फ़ायदा क्या है कि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। सो यू शुड डू इट। बच्चों को कीचड़ में खेलने दें, कुछ नहीं होगा उनको।
बल्कि वो इन्जॉय करते हैं, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जिसको हम अलाउ नहीं करते ना। जब हम उसको अलाउ करते हैं तो बच्चे और ज़्यादा जीस्ट के साथ उसमें इंगेज होते हैं। तो मैं अपने बच्चों को मिट्टी में भी खेलने देती थी, उसके बाद उनको थोड़ा सा शावर करके पूल में डाल दिया, अच्छा उन्होंने खेला और वो उसके बाद आराम से खाया पिया और सो गए। ये वो टाइम है जिसमें वो पढ़ाई नहीं कर रहे। 4-5 घंटे आपके सुकून से देखे व्यूअर्स निकल जाते हैं। यही मतलब इवनिंग टाइम है ना जिसमें बच्चे ज़्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आई यूज़ टू मेक देम रीड डिफरेंट स्टोरी बुक्स एंड राइट जर्नल्स। शाम के वक्त बैठ के अपनी एक डायरी, उनके लिए एक स्पेसिफिक फैंसी सी डायरी ख़रीदी जाती थी, एक प्यारा सा पेन दिया जाता था। आज की अच्छी बात जो आपको लगी वो आपने रात को लिखनी है, आज की जो बुरी बात जो आपको वीक लगी या कमी लगी वो लिखनी है। सो दैट राइटिंग हम लोग कितना करते थे बचपन में, इस जनरेशन में बहुत फोनों की जान ही नहीं छोड़ते। तो उससे क्या होता है, जो अच्छी चीज़ आपने एंजॉय की यू विल रिपीट इट अगेन, और जो बच्चे कहते हैं कि ये चीज़ कमी लगी यू विल ऐड इट इन योर स्क्रिप्ट। एक चीज़ और जो मैं करती थी, दैट देयर वाज अ स्टार चार्ट जो मैं बनवाती थी दोनों बच्चों का, और उनका पूरा टाइम टेबल होता था, और उसमें जो चीज़ उन्होंने की दे यूज़ टू टिक इट, और एंड पे काउंट किए जाते थे कि कितने टिक्स हैं, और उस पर स्टार जो है वो खुद ही बनाते थे, खुद ही चिपकाते थे। सो ये वो चीज़ें जो बच्चे बहुत लविंगली, बहुत एनर्जी के साथ करते हैं। और व्यूअर्स सस्ते तरीन नुस्खे हैं। बिल्कुल, मतलब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं। मौसम अच्छा है तो पार्क में जा रहे हैं, पार्क में जाके आप जो है वहाँ पे राइड्स ले रहे हैं एंड एवरीथिंग। फिर वीकली वी यूज़ टू गो आउट, वो उनका एक रिवॉर्ड होता था कि सारा दिन सारा वीक उन्होंने बहुत अच्छा स्टार चार्ट मेंटेन किया है, हम बाहर जाएंगे, वी विल हैंग आउट, वी विल वॉच अ मूवी, वी विल गो टू अ मॉल और एनीथिंग, एंड वी विल हैव डिनर आउटसाइड, एंड देन वी विल। इससे पूरा फैमिली टाइम भी एंजॉय हो जाता था और बच्चे भी नेक्स्ट वीक के लिए और एनर्जाइज हो जाते थे। और अच्छा, यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर देती हूँ, अगर बाहर जाना अफोर्ड नहीं करते तो घर पे ही सैंडविचेस कुछ इस तरह की चीज़ें तैयार करके पार्क ले जाएं और पिकनिक कर लें। तो बात ये कि व्यूअर्स देखें, बहुत ज़्यादा पैसे होना या अमीर होने ये ज़रूरी नहीं है। बात यह है कि बच्चे को सबसे ज़्यादा सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो आपका वक्त और आपका प्यार और आपकी अटेंशन। बिल्कुल, आप वक्त दे देते हैं लेकिन अटेंशन नहीं देते। आप बैठे होते हैं साथ अपनी दुनिया में गुम है, बच्चे अपने टेंजेंट पे निकले हुए हैं, फिर हम स्कूलों में जाके लड़ते हैं कि हमारा बच्चा ये, हमारा बच्चा वो। हम जब तक अपने बच्चों की खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, समर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। मुझे भी बहुत सी टिप्स मिली हैं, आई होप व्यूअर्स आपको भी टिप्स मिली हैं, और इन चीज़ों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आज का शो अच्छा लगा तो फिर हम इस किस्म के सेशंस रेगुलरली रखेंगे ताकि हम आपको मज़ीद गाइड कर सकें विद आइडियाज़। थैंक यू सो मच गर्ल्स, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग जुगन, एंड थैंक यू टू आवर शेफ एज वेल। व्यूअर्स, यहाँ पे शो को कंक्लूड करेंगे। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।